U9 हिंदी। अध्याय 81 कियान जिंग _1। अनुवादक 54,96,90,339। चाची जू की असाधारण आभा को देखकर झांग लैन की आंखें हट नहीं सकीं। मो हुआ ने उसे और भी अधिक तिरस्कार से देखा। झांग लैन खांसते हुए सीधा हुआ और चाची जू की ओर गंभीर भाव से देखते हुए फिर भी चापलूसी के भाव के साथ बोला, मैं झांग लैन हूं, क्या मैं इस ताओवादी मित्र का नाम पूछ सकती हूं? आंटी जू ने उसकी जरा भी परवाह नहीं की और सीधे मोहुआ से कहा, मोहुआ, हम आगे तुम्हारा इंतजार करेंगे। अपनी बात पूरी करने के बाद वह बाय ज़िशिंग और बाय ज़िक्सी के साथ चली गईं और झांग लैन को वहीं हक्का बक्का छोड़ गईं। उनके चेहरे पर चापलूसी वाली नजर अभी भी कठोर थी। मोहुआ ने जोंग लैन को थोड़ी सहानुभूति से देखा। वह जोंग लैन के कंधे पर थपथपाना चाहता था, लेकिन कद में छोटा होने के कारण वह सिर्फ उसकी कमर थपथपाकर ही कह सका, हर किसी को असफलताओं का सामना करना पड़ता है अंकल झांग, बस आराम से रहो। उसकी बचकानी आवाज में कहे गए सांत्वना भरे शब्द बिल्कुल भी सांत्वना नहीं देते थे। झांग लैन अभी भी उलझन में थी। मैं बुरी नहीं दिखती, मेरी साधना कम नहीं है, और यहाँ तक कि मेरे कार्य भी सांसारिक परिवार के शिष्यों के शिष्टाचार और अनुग्रह से परिष्कृत हैं। वह मुझसे एक शब्द भी क्यों नहीं कहेगी? हालांकि मोहुआ को उसका आत्मा अवशोषित रूप पसंद नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि उसकी बातों में कुछ सच्चाई है। हो सकता है आंटी जू ने भी तुम्हारा नाम स्कम्बैग सुना हो, इसलिए वह हर कीमत पर तुमसे दूर रहती है। तुम अपना नाम बदलने की कोशिश क्यों न करो? मोहुआ ने सुझाव दिया। झांग लैन ने अवाक भाव से मोहुआ को देखा। मोहुआ ने उसे कुछ और बातें समझाईं, और झांग लैन ने आखिरकार इस घटना को दिल पर नहीं लिया। कुछ और वाक्य कहने के बाद झांग लैन निराशा से भरी नजरों के साथ वहां से चली गई। मोहुआ फिर आंटी जू और बाकी लोगों के साथ सड़कों पर टहलता रहा। जब चूहे का घंटा लगभग आधा बीत गया तो वे सब घर चले गए। बाय ज़िशिंग इनाम लेकर घर लौटा और मोहुआ पर कई अजीब और दिलचस्प चीजें थोप दी, जिन्हें लेने से वह इनकार नहीं कर सका। मोहुआ ने अपने माता पिता के लिए भी कुछ उपहार खरीदे। लियू रुहुआ के लिए यह एक अग्निरोधी हेयपिन था जिसे उसने एक दिन पहले खरीदा था, जो कि पहले दिए गए हेयपिन से कहीं अधिक बेहतर कारीगरी वाला था। मोहुआ ने हेयपिन के अंदर की संरचना को मिटा दिया और स्वयं एक नई संरचना बनाई, जो और भी अधिक जटिल पैटर्न वाली थी। इसके लिए उसने घर जाने से पहले मास्टर चेन से खास तौर पर संपर्क किया था और हेयपिन को हटाने में मदद करने के लिए कहा था। संरचना को फिर से बनाने के बाद उसने मास्टर चेन से उसे वापस जोड़ने को कहा। freewebnovel.com। उन्होंने मो शान को एक जेड पेंडेंट भेंट किया, जिसे उन्होंने तोड़कर उसके अंदर एक शुद्धिकरण संरचना फिर से बना दी थी। एक बार यह संरचना सक्रिय हो जाने पर यह पहाड़ों में मौजूद जहरीली गैसों या मियाज़मा को कुछ हद तक खत्म कर सकती थी, हालांकि इसकी सीमा सीमित थी। मो शान और लियू रुहुआ दोनों बहुत खुश थे, न केवल मोहुआ द्वारा दिए गए उपहारों के कारण बल्कि इसलिए भी कि उनमें मोहुआ द्वारा हाथ से बनाई गई आकृतियां भी थीं। राक्षस शिकार उत्सव की हलचल के बाद तोनशियान शहर शांत हो गया। साधक अपने नियमित जीवन में लौट आए। मोहुआ कोई अपवाद नहीं था। उसे अपनी साधना बढ़ाने की आवश्यकता थी और संरचनाओं के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ था। एक दिन जब मोहुआ श्री जुआंग के घर से घर लौट रहा था, श्री जुआंग की शिक्षाओं पर विचार कर रहा था और यह भी सोच रहा था कि उसे और कौन सी शिक्षाएं सीखनी हैं। चलते चलते अचानक कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। ऊपर देखते हुए मोहुआ ने देखा कि एक दुबला पतला युवक ब्रोकेड पहने, सोने के कागज से बने पंखे को लहराते हुए, आंखों में एक तुच्छ भाव लिए उसके सामने खड़ा था। युवा मास्टर कियान। कियान जिंग कियान परिवार के मुखिया का सबसे छोटा बेटा। तोनशान शहर में कियान परिवार सबसे शक्तिशाली और धनी कुल था। कियान जिंग परिवार के मुखिया और सीधे वंशज का पुत्र होने के कारण, सबसे छोटे होने के कारण सबसे ज्यादा लाड़ प्यार से पाला जाता था। चूंकि कियान जिंग सबसे छोटा था, इसलिए उसे पारिवारिक व्यवसाय संभालने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसका जीवन सुख सुविधाओं में ही डूबा रहता था। मोहुआ का उससे केवल तभी मिलना जुलना होता था जब वे टोंगशियांग गेट पर होते थे, जहां उसने उसके लिए गृहकार्य के रूप में कुछ निर्माण पैटर्न लिखे थे। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कियान जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या बात है? मोहुआ को लग रहा था कि वह कुछ अच्छा करने की फिराक में नहीं है। कियान जिंग ने हल्की खांसी की और कहा, राक्षस शिकार उत्सव की रात, संयोग से मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारे पीछे एक घूंघट ओढ़े एक युवती खड़ी थी। क्या तुम उसे जानती हो? घूंघट वाली लड़की? क्या वह बाय ज़िक्सी की बात कर रहा है? मुझे लगता है मैं उससे जानता हूँ।
कियान जिंग बहुत खुश था, उसकी आंखों में उत्साह के भाव थे। उसे बुलाओ, मैं उसे जानना चाहता हूँ, दोस्त बनाना चाहता हूँ। उस शाम राक्षस शिकार उत्सव के दौरान कियान जिंग भी कुलीन कुलों के शिष्यों के बीच घुल मिल गया था और दूर से ही उसकी नज़र महुआ के पीछे खड़ी युवती पर पड़ी। उसकी कम उम्र और घूंघट के बावजूद वह एक नज़र में ही उसके अलौकिक आभामंडल को भूल नहीं पाया। उसने लोगों से उस युवती के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली, तो उसने महुआ से संपर्क करने की सोची। पिछले कुछ दिनों से वह और उसके साथी महुआ को ढूंढ रहे थे और अब आखिरकार वह उनसे मिल ही गया। महुआ ने कहा, मैं इतना करीब नहीं हूं कि उसे बुला सकूं। कियान जिंग ने कहा, तुम दोनों साथ में सड़क पर टहल रहे थे, मुझे मत बताना कि तुम करीब नहीं हो। चिंता मत करो, जब तक तुम सहमत हो मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। तुम्हें स्पिरिट स्टोन चाहिए या कोई आध्यात्मिक कलाकृति? freewebnovel.com। महुआ ने शांति से उत्तर दिया, अगर मैं सहमत नहीं हुआ तो क्या होगा? कियान जिन के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मैं यहाँ तुम्हें सम्मान देने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे की कोई कीमत नहीं है। अगर इसे जमीन पर भी फेंक दिया जाए तो कोई इसे उठाएगा नहीं। महुआ ने उससे निपटने की कोई योजना नहीं बनाई और बस इतना कहा, मुझे घर जाना है। क्या तुम एक तरफ हट सकते हो? त्याग देना। कियान जिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, जाओ और चारों ओर पूछो। तोंगशियान शहर में हमेशा दूसरे लोग ही मुझ युवा मालिक के लिए रास्ता बनाते हैं। यहाँ कभी किसी ने मुझसे रास्ता बनाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की। कियान जिन की अभिव्यक्ति उदास हो गई। मैं एक बार फिर कहूंगा, उस छोटी बच्ची को बुलाओ ताकि मैं उससे परिचित हो सकूं, और मैं तुम्हारे पिछले अपराध पर आगे नहीं बढ़ूंगा। वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें इस दुनिया में लाने और तुम्हें व्यर्थ ही कष्ट देने का पछतावा करें। महुआ की आंखों में भी तिरस्कार दिखने लगा। सबसे पहले तुम्हारे पिता को पछताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम जैसे निकम्मे को इस दुनिया में लाकर खुद को शर्मिंदा किया है। लोगों का अपमान कौन नहीं कर सकता? चूंकि कियान जिंग ने ये शुरू किया था, महुआ भी पीछे नहीं हटा। महुआ को लगा कि उसने केवल एक सामान्य अपमान ही कहा था, लेकिन कियान जिंग की प्रतिक्रिया उसकी उम्मीदों से परे थी। कियान जिंग का चेहरा पीला पड़ गया, फिर उसका चेहरा धीरे धीरे मुड़ गया। आसपास का वातावरण भी काफी हद तक शांत हो गया। कियान जिन के पीछे लगे नौकर कुछ अचंभित थे। वे इतने लंबे समय से उसके पीछे पीछे घूमते, अकड़ते और दूसरों को धमकाते रहे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को कियान जिन का सार्वजनिक रूप से अपमान करने की हिम्मत करते देखा था। महुआ भी आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, तो फिर उनकी सुरक्षा क्यों टूट गई? अगर वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता तो क्या होगा अगर वह अपने पेट में पनप रही गालियों को उगल दे? क्या कियान जिन को सीधे खून की उल्टी नहीं आ जाएगी? ऐसा लगता है कि जन्म से ही लाड़ प्यार से पाले गए लोगों का ताओवादी हृदय अधिक नाजुक होता है। एक पल में कियान जिन को क्रोध का ज्वार आया, उसकी आंखें लाल हो गईं और उनमें खून के धब्बे दिखाई देने लगे। महुआ की ओर इशारा करते हुए उसकी उंगलियां कांपने लगीं और वह चीखते हुए भयंकर भाव से बोला, मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। मरवाना? महुआ ने भौहें चढ़ाईं। सिर्फ कुछ अपमानों के कारण वह हत्या करना चाहता था। उन्माद में कियान जिन के अनुयायी हिचकिचाए, युवा स्वामी, क्या आप वास्तव में उसे मार डालना चाहते हैं? कियान जिन ने खून जैसी लाल आंखों से घूरते हुए कहा, या तो वह मरेगा या तुम मरो, खुद चुन लो। उनमें से ज्यादातर या तो कियान परिवार के गौण सदस्य थे या फिर बाहरी लोग। कियान जिन का अनुसरण करने से उन्हें लूट में हिस्सा मिलता था, इसलिए उनके पास उसकी आज्ञा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर वे कियान जिन को नाराज करते तो उन्हें कियान परिवार से मरे हुए कुत्तों की तरह निकाल दिया जाता। लेकिन इतने लंबे समय तक कियान जिन का अनुसरण करने के कारण वे गंदे काम से अनजान नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने विवेक पर कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। कियान परिवार के एक शिष्य ने दुर्भावना से कहा, बच्चे, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, अगले जन्म में और स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करो। ये कहते हुए उसकी मुक्का सीधे महुआ के माथे पर जा लगी। वह मुक्का कपटी और निर्दयी था, स्पष्टतः घातक था। केवल जब मुट्ठी अभी भी महुआ से कुछ फीट दूर थी तो उसे किसी ने पकड़ लिया। जिस शिष्य की मुट्ठी पकड़ी गई थी उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन वह छूट नहीं पाया। इसके बजाय उसे अपनी हड्डियां चरमराती हुई महसूस हुई। इससे पहले कि वह दर्द से चीख पाता, उसके चेहरे पर एक मुक्का लगा। नाक से खून बह रहा था, उसका शरीर बार बार बल से पीछे की ओर धकेला जा रहा था
और अंततः वह गिर पड़ा और बेहोश होकर दीवार से सटकर एक टूटी हुई बोरी की तरह गिर पड़ा। बाकी लोग एक पल के लिए डर गए। ऊपर देखा तो एक हट्टा कट्टा नौजवान दिखाई दिया जो किसी तरह महुआ के पीछे आकर खड़ा हो गया था। ये रिफाइनरी शॉप से मास्टर चेन का प्रशिक्षु था दाजू। आमतौर पर प्रसन्न रहने वाला दाजू अब भाव शून्य खड़ा था, उसकी भुजाएं लोहे की तरह मांसल थीं, बिना किसी क्रोध के एक प्रभावशाली आभा बिखेर रही थीं, चुपचाप महुआ के पीछे खड़ा था। महुआ अविचलित दिखाई दिया। टोंगशियान शहर के साउथ मेन स्ट्रीट के इस जिले में अगर लड़ाई की बात आती थी तो उसके संबंध काफी व्यापक थे। कियान परिवार के एक शिष्य ने दाजू को पहचान लिया और शाप दिया, चेन दाजू, बस अपना हथौड़ा घुमाते रहो और अपने काम से काम रखो। दाजू ने व्यंग्य किया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। महुआ में असाधारण दिव्य ज्ञान था। जब कियान परिवार के एक शिष्य ने मुक्का मारा तो उसने देखा कि दाजू पहले से ही उसके पीछे खड़ा था, इसलिए उसने चकमा नहीं दिया। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वह चाहकर भी बच नहीं सकता था। छठे स्तर के क्यूई शोधन शरीर साधक की मुट्ठी काफी तेज थी और शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय ने महुआ को पर्याप्त प्रतिक्रिया समय दिया, लेकिन उसकी कमजोर काया ऐसी प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सौभाग्य से दाजू ने उसके लिए मुक्का झेल लिया। महुआ की याद में दाजू हमेशा से रिफाइनरी का प्रशिक्षु रहा है जो भोलेपन से मुस्कुराता था, लोगों के साथ उदारता से पेश आता था और नूडल्स खाने के लिए उसके घर आना पसंद करता था। लेकिन अब दाजू के चेहरे पर बेरहमी के साथ साथ ठंडक भी थी। चेन दाजू, रास्ते से हट जाओ, कियान परिवार के शिष्य ने धमकी दी। एक तरफ हटने के बजाय दाजू ने महुआ को अपने पीछे उठाया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा बेफिक्र था, मैं नहीं हिलूंगा। दाजू महुआ से 10 साल बड़ा और काफी लंबा था। जैसे ही वह महुआ के सामने आया, उसने उसे पूरी तरह से नजरों से छिपा लिया, इतना कि कियान परिवार के सदस्य महुआ का आकार भी नहीं देख पाए। चेन दाजू को अपनी बात पर अड़ा देखकर कियान परिवार के शिष्य ने उसे समझाने की कोशिश की, चेन दाजू, ये बच्चा न तो तुम्हारा सगा है और न ही तुम्हारी तरह का। क्या इसके लिए दिखावा करना और अपनी जान जोखिम में डालना उचित है? मैं चाहता हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? दाजू को शब्दों का कोई ज्ञान नहीं था। वह और गालियां देना चाहता था, पर उसे कुछ और सूझ नहीं रहा था। उसे लगा कि उसकी गति थोड़ी कम हो रही है, इसलिए उसने चुपके से महुआ की तरफ देखा। इशारा समझते हुए महुआ ने अपना सिर बाहर निकाला और कहा, तो क्या हुआ अगर हम न तो रिश्तेदार हैं और न ही दयालु? तुम लोग कियान जिन के रिश्तेदार हो, क्या वह अब भी तुम्हारे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार नहीं करता? ये सुनकर दाजू ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल सही, कुत्तों की तरह। कियान परिवार के शिष्यों का समूह क्रोध से भर गया, लेकिन वे जवाब नहीं दे सके। कियान जिन का उनके प्रति रवैया ऐसा था कि उन्हें कुत्ता कहना पहले से ही अतिशयोक्ति थी। कियान जिन को लगा कि स्थिति उसके पक्ष में नहीं है और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप कियान परिवार का विरोध करना चाहते हैं? दाजू बस कहने ही वाला था कि अगर वो ऐसा करता भी है तो क्या होगा, तभी उसने देखा कि महुआ उसकी आस्तीन खींच रहा है। उसे एहसास हुआ कि महुआ नहीं चाहता कि वो ये बात कहे, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। महुआ ने फिर अपना सिर बाहर निकाला और कहा, कियान जिन, अगर तुम्हारे पिता को पता चल जाए कि तुम परिवार के नाम पर लोगों को धमका रही हो और कियान परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें तुम्हारे होने का पछतावा होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे पिता ने कहीं से उठा लिया हो सकता है कि तुम्हारे पिता न हो और तुम्हारी माँ न हो। कियान जिंग अपमान को समझ गया। महुआ उसे कमीना कह रहा था और वह भी कियान परिवार का कमीना नहीं। कियान जिंग, जिसके साथ हमेशा बहुत सम्मान से पेश आया जाता था, को लगा कि उसने जिंदगी में आज जितना अपमान सहा उतना पहले कभी नहीं सहा। उसने पीछे की ओर इशारा करते हुए जहरीले लहजे में कहा, इसे जिंदा ही पीट पीट कर मार डालो, इसकी खाल उधेड़ दो, इसकी नसें उधेड़ दो। जहां तक ताओवादी दरबार की बात है, मैं किसी से कहलवा दूंगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कियान जिन की आंखों को गुस्से से लाल देखकर महुआ ने धीरे से दाजू से कहा, भाई दाजू, उनके पास और भी लोग हैं, चलो भागने का मौका लेते हैं। किसी भी प्रकार का डर दिखाए बिना दाजू ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हमारे पास संख्या की भी कोई कमी नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही पीछे से शोर मच गया। कुछ नौजवान लाठी डंडे और हथौड़े लिए दाजू के पीछे आ खड़े हुए। भाई झू, हम अपने औजार लेकर आए हैं, एक युवक चिल्लाया। महुआ ने चारों ओर देखा और पाया कि उनमें से ज्यादातर शिल्पकला शोधन में मास्टर चेन के शिष्य थे।
ये स्वाभाविक ही था कि उनके पसंदीदा हथियार हथौड़े थे, लेकिन कुछ छड़े और डंडे भी थे, कुछ तो लाल रंग में चमक रहे थे, मानो वे शोधन भट्टी से अभी अभी निकाले गए आध्यात्मिक शिल्पकला भ्रूण हों। सभी लोग दाजू के पीछे खड़े हो गए और ऐसा करके उन्होंने महुआ के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना दी। कुछ कियान परिवार के शिष्य भयभीत लग रहे थे। उनमें से सर्वोच्च शिष्य तो केवल ची शोधन के 7वें स्तर तक ही पहुंचे थे, जबकि अधिकांश साधना के 6ठे स्तर पर थे। हालांकि वे अपने विरोधियों की तुलना में साधना में थोड़े श्रेष्ठ थे, फिर भी वे कमजोरों को धमकाने और बलवानों से डरने के आदी थे। जब वास्तव में लड़ने की बात आई तो वे स्वयं भी आश्वस्त नहीं थे। उनके सभी प्रतिद्वंद्वी कलाकृतियों को निखारने के प्रशिक्षु थे, सभी लंबे और हटे कट्टे, हथौड़ों जितने मोटे हाथ और रेत के बर्तन जितनी बड़ी मुट्ठियां। वे ये जानना नहीं चाहते थे कि ऐसे घूंसे खाने पर कैसा महसूस होता है। इसके अलावा ये निम्न श्रेणी के किसान अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे, ऐसा कुछ जो वे करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। युवा स्वामी, कुछ ठीक नहीं है। क्यों न हम अभी पीछे हट जाएं और उसे किसी और समय परेशान करें। किसी ने कियान जिन से फुसफुसाते हुए कहा। क्या कहा आपने? कियान जिन की आंखें लाल हो गई थीं और वह उसे घूर रहा था। कियान परिवार के शिष्य की आवाज कांप उठी। हमें बस युवा गुरु की सुरक्षा की चिंता है। अगर कोई झगड़ा हो गया और तुम्हें कुछ हो गया तो हम परिवार के मुखिया को कुछ नहीं समझा पाएंगे। मैं ही तुम्हें खाना खिलाता हूं, मेरे पिता नहीं। तुम्हें सोचना चाहिए कि मुझे अपनी बात कैसे समझाओगे। कियान जिन ने शिष्य के चेहरे पर थपथपाते हुए कहा, उस बदचलन महुआ का मर जाना ही सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। वरना सोचो कि तुम मुझे अपनी बात कैसे समझाओगे। कुछ कियान परिवार के शिष्यों को पसीना आ गया। कियान जिन ने फिर कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले ही बैकअप बुला लिया है। बस उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक लो। काम पूरा होने के बाद तुम दोनों को 100 स्पिरिट स्टोन दिए जाएंगे। जो भी महुआ को मारेगा, मैं अपने पिता से बात करूंगा और उसे कियान परिवार में सीधे वंश का एक स्थान दूंगा। शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। प्रत्यक्ष वंश में स्थान, क्या यह सचमुच दिया जा सकता है? चाहे ये सच हो या झूठ, यह एक जुआ खेलने लायक बात थी। कियान परिवार के एक शिष्य ने दांत पीसते हुए घोषणा की, मैं युवा गुरु की चिंता दूर करने को तैयार हूं। वह दाजू की ओर मुड़ा और चिल्लाया, दाजू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर वह दाजू की ओर बढ़ा। पास आते ही उसने अचानक एक चाकू निकाला और दाजू की ओर वार किया। चाकू नीली आध्यात्मिक शक्ति में लिपटा हुआ था और उससे एक डरावनी आभा निकल रही थी। दाजू की भौहें सिकुड़ गईं और वह ठंडी सांस लेने लगा। अपने बड़े हथौड़े से हमले का सामना करते हुए उसके चारों ओर रक्त की हुई उमड़ पड़ी। लेकिन कियान परिवार के शिष्य का चाकू अचानक मुड़ गया, हथौड़े से बचकर महुआ पर निशाना साधा, जो दाजू के पीछे खड़ा था। उसका हिसाब यही था, दाजू के हथौड़े का वार उसे नहीं मारेगा, ज्यादा से ज्यादा उसे गंभीर चोट लगेगी, लेकिन महुआ पर चाकू का वार जरूर मर जाएगा। मामूली चोट के बदले अपने परिवार में सीधे वंश का स्थान पाना निश्चित रूप से एक फायदेमंद सौदा था। हालांकि हमला अचानक हुआ था, महुआ को पहले से ही पता था कि यह होने वाला है। चाकू पर आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव उसकी दिव्य इंद्रिय में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हालांकि हमला और मोड़ एक पल में हुआ, उसके पास बोलने का समय नहीं था और अपनी शारीरिक साधना क्षमता के कारण वह समय रहते बच नहीं सका। जैसे ही चाकू उस पर वार करने ही वाला था, एक शिल्पकला शोधक शिष्य ने उसका कॉलर खींच लिया। चाकू की नोक बाल बाल बच गई और हालांकि महुआ बच गया, फिर भी जब आध्यात्मिक शक्ति उसके माथे से गुजरी तो उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ। दाजू ने चाकू निकलते और महुआ पर हमले में आए बदलाव को देखा, लेकिन उसका हथौड़ा इतना भारी था कि उसे समय रहते दूसरी तरफ मोड़ना मुश्किल था। वह बस मन ही मन घबरा रहा था, लेकिन शुक्र है कि महुआ ने बाल बाल वार को टाल दिया। दाजू को दिल में राहत महसूस हुई, फिर क्रोध ने उसे काबू में कर लिया। उसने खुद को और नहीं रोका। खून की क्यूई उसके हाथ में रखे लोहे के हथौड़े में भर गई और उसने जोरदार प्रहार किया। कियान परिवार के शिष्य की पीठ पर चोट लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले में ताज़ा खून भर गया और कानों में कर्कश आवाज गूंजने लगी। उसकी अपनी हड्डियां टूट गईं। उसे चोट लगने का अंदेशा तो था, लेकिन इतनी गंभीर नहीं। जैसे ही उसकी चेतना धुंधली हुई, उसे लगा जैसे कोई उसे लात मारकर दूर ले जा रहा है और फिर जोर से जमीन पर गिरा और फिर वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। दुष्ट, धूर्त चाले चल रहा है। नाली में रहने वाले चूहे भी उसके जितने गंदे नहीं हैं। चलो उन्हें पीटें। युवा कलाकृति शोधन प्रशिक्षुओं ने धर्मी क्रोध से भरकर अपनी लाठियां उठाईं और हथौड़े घुमाए और कियान परिवार के शिष्यों पर टूट पड़े।
कियान परिवार के शिष्यों के पास उनसे सीधे भिड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खाली सड़क पर दोनों पक्षों के किसान अराजक लड़ाई में उतर गए। कलाकृति शोधन के शिष्यों का कियान परिवार के शिष्यों से टकराव हो गया और एक क्षण के लिए दृश्य अराजक हो गया। तोंगशान शहर में सामान्यतः क्यूई शोधन क्षेत्र के मध्य चरण में साधना के 5वें से 6ठे स्तर के आसपास आक्रामक ताओवादी कौशल सीखने में सक्षम होंगे। साधक के आक्रामक ताओवादी कौशल 2 श्रेणियों में विभाजित है। एक मार्शल ताओ, जो शारीरिक साधना करने वालों द्वारा सीखा जाता है, और दूसरा आध्यात्मिक साधकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले मंत्र हैं। शारीरिक साधना में शरीर को परिष्कृत करने, निकट युद्ध के लिए एक दुर्जेय भौतिक रूप के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित करने पर जोर दिया जाता था, जबकि आध्यात्मिक साधक जादू में विशेषज्ञ होते थे, जो लंबी दूरी तक जादू करने के लिए मंत्रों को संघनित करने हेतु दिव्य इंद्रिय के साथ आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करते थे। आत्मिक और शारीरिक दोहरी साधना वाले साधक भी थे, लेकिन ऐसे साधकों को 2 अत्यंत अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता थी। एक तो जन्मजात प्रतिभा, जिसमें एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक मूल और शरीर शोधन की उत्कृष्ट योग्यता शामिल थी। दूसरी थी एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि, जिसमें ताओ साधना की गहन शिक्षाएं थीं जो शरीर साधना और आध्यात्मिक साधना के बीच के संघर्ष को सुलझाती थीं। इसके अलावा ये सबसे अच्छा होगा यदि उनके परिवार के पास कई आध्यात्मिक खदानें हों, आत्मा रत्नों का अनंत भंडार हो। आत्मा और शरीर की द्वैत साधना जगत में अधिकांश लोगों के लिए नियत नहीं थी। कुछ प्रमुख कुलों में कभी कभी कई पीढ़ियों तक ऐसी प्रतिभा उत्पन्न नहीं होती थी। सुदूर तोंगशियान शहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। चाहे वह एक शिथिल साधक हो या किसी छोटे कुल का साधक, वे केवल एक ही विधि से साधना कर सकते थे। वे या तो शारीरिक शोधन पर ध्यान केंद्रित करते और शारीरिक साधक बन जाते, या वे मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करते और आध्यात्मिक साधक बन जाते। क्यूई शोधन क्षेत्र में शारीरिक साधकों का लाभ आध्यात्मिक साधकों की तुलना में कहीं अधिक था। जब तक कि किसी की प्राकृतिक संरचना विशेष रूप से कमजोर न हो, जैसे मोहुआ, वे शारीरिक शोधन का मार्ग चुनकर शारीरिक साधक बन सकते थे। इसलिए वर्तमान युद्ध की स्थिति मूलतः शरीर साधकों की हाथापाई थी। यद्यपि कियान परिवार के कुछ शिष्य आध्यात्मिक साधक थे, परंतु उनके मंत्र अभी तक मुक्त भी नहीं हुए थे कि उन पर आक्रमण कर दिया गया और उन्हें मुक्का मारकर गिरा दिया गया। शरीर साधकों के बीच हाथापाई में यह मूलतः मुक्कों और पैरों का युद्ध था, जो सीधे मांस पर प्रहार कर रहा था और जिसमें विभिन्न गुणों वाली आध्यात्मिक शक्ति भी शामिल थी। प्रत्येक मुक्के और हथेली के प्रहार के बीच रंग बिरंगी रोशनियां आपस में गुंथी हुई थीं, जो बहुत ही आकर्षक लग रही थीं। मोहुआ ने पहली बार साधकों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई देखी थी और एक पल के लिए तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसे आधा दिन लग गया, तब जाकर उसे याद आया कि उसे कुछ करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? वास्तव में क्या? कुछ सोचने के बाद मोहुआ इस नतीजे पर पहुंचा कि वह बस एक ही काम कर सकता था, भागना। शरीर साधकों के बीच मची मारामारी के बीच अपनी कमजोर भुजाओं और टांगों के साथ बिना किसी चोट के बच निकलना ही उसकी उपलब्धि होगी। सब पर बोझ न बनना ही उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। मोहुआ जैसे ही भागने की तैयारी कर रहा था, उसने कुछ कदम भी नहीं उठाए थे कि उसे लगा जैसे किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया हो। मोहुआ ने संघर्ष किया, लेकिन छूट नहीं पाया और जल्द ही ठंडे हाथों ने उसका गला जकड़ लिया। जब मोहुआ ने अपना सिर घुमाया, तो उसने देखा कि कियान जिंग उसे ठंडी निगाहों से देख रही थी, मानो मोहुआ ही वह कट्टर दुश्मन था जिसने उसके पिता की हत्या की थी। लड़ना बंद करो, कियान जिंग ने क्रूर आवाज में चिल्लाया। सब लोग रुक गए और 2 समूहों में बढ़ गए। कियान परिवार के शिष्य अपनी बाहें ढांककर और खून पोंछते हुए कियान जिंग के पीछे एक अव्यवस्थित पंक्ति में खड़े हो गए, जबकि दाजू और उसका समूह उनके सामने उनका सामना करते हुए खड़ा था। ये दृश्य देखकर मोहुआ का दिल बैठ गया। ये खत्म हो गया है, सबसे बुरी स्थिति हो गई है। मूलतः दाजू और उसके समूह का पलड़ा भारी था, लेकिन अब जब वह पकड़ा गया तो नुकसान पहुंचाने के डर से सभी लोग हिचकिचाने लगे और स्थिति गंभीर हो गई। दाजू ने भावशून्य चेहरे के साथ कियान जिंग की ओर देखा और कहा, उसे जाने दो, वरना तुम मर ही जाओगी। जब तुम जीत नहीं सकते तो गंदी चालें चलते हो काय। freewebnovel.com। अगर तुम कर सको तो हमें फिर से हराने की कोशिश करो। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग का दूसरा शिष्य भी गुस्से से चिल्लाया। कियान जिंग ने व्यंग्य किया, सिर्फ लड़ना और मारना जानते हुए भी इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जिंदगी भर नीच बने रहोगे। मैं मदद के लिए पुकारने जा चुका हूं, परिवार के पहरेदारों के आने तक इंतजार करो, तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। तुम क्या चाहते हो? दाजू ने पूछा।
कैसा लग रहा है? कियान जिंग हंसा, महुआ की गर्दन पर हाथ कसते हुए। चिंता मत करो, मैं उसे अभी नहीं मारूंगा। उसे मारने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, और हालांकि मैं ताओवादी दरबार से नहीं डरता, फिर भी मुझे ये तकलीफदेह लगता है। मुझे बस उसे पहाड़ पर ले जाना है, उसे एक पेड़ से लटका देना है और कुछ राक्षस जानवरों को आकर्षित करके उसका मांस थोड़ा थोड़ा करके तब तक खाना है जब तक वह तड़प तड़प कर मर न जाए, जिससे मेरे दिल की नफरत कम हो जाएगी। अगर ताओवादी दरबार जांच भी करना चाहे तो चूंकि उसे राक्षस जानवरों ने ही खाया था, वे इसका पता मुझ तक नहीं लगा पाएंगे। दाजू की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे कमीना कहने की हिम्मत कैसे करोगे? तुम क्या हो? कियान जिंग मजाकिया अंदाज में हंसा। अच्छा, तो मेरे सामने घुटने टेक दो, थप्पड़ मारो और अपनी जान ले लो। फिर मैं उसे नहीं मारूंगा। कैसा रहेगा? तुम्हें अलग दिखना पसंद है ना? मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। मुंह हुआ की गर्दन पकड़ते हुए कियान जिंग ने धमकी दी, घुटने टेक दो वरना मैं उसे अभी मार डालूंगा। दाजू और अन्य लोग असमंजस में थे, उन्हें क्रोध और अपमान दोनों का एहसास हो रहा था। मुंह हुआ की आंखों में एक तेज चमक थी जब उसने कर्कश स्वर में कहा, कियान जिंग, अपनी किस्मत को मत आजमाओ, मेरी किस्मत आजमाओ। मैंने तुम्हें इज्जत दी है, मैंने तुमसे अच्छी तरह बात की है, और तुम इससे सहमत नहीं हो, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और फिर भी तुम मेरी किस्मत आजमाने के लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हो। कियान जिंग ने तर्क दिया, मैंने आज बहुत इज्जत खो दी है, उसे वापस पाने के लिए कुछ जाने लेना उचित है ना? मुंह हुआ की बचकानी आवाज में एक डरावना संकेत था। तो फिर तुम मौत मांग रहे हो? क्रोधित होने के बजाय कियान जिंग हंसा, तुम चौथे स्तर की क्यूई शोधन क्षेत्र की लड़की, जो न तो मार्शल मार्क का अभ्यास करती है और न ही कोई मंत्र जानती हो, तुम मेरा क्या कर सकती हो? तुम कहती हो कि मैं मौत चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कैसे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कियान जिंग ने देखा कि उसके चेहरे पर चटक लाल स्याही की एक धार बह रही है। बचाव के लिए उसने जल्दी से अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन वह काफी नहीं था। स्याही की धारें उसकी आंखों में घुस गईं, उसकी सिकुड़ी हुई पलकों से रिसकर भयंकर जलन पैदा कर रही थी। यह अग्नि श्रृंखला आध्यात्मिक स्याही थी जिसका उपयोग ड्राइंग निर्माण के लिए किया गया था। क्रोधित होकर कियान जिंग अपनी दाहिनी आंख में दर्द सह रहा था, उसका बायां हाथ जोर से भींचा हुआ था, मुंह हुआ का गला घोंटने के इरादे से। लेकिन क्षणिक दर्द ने उसकी पकड़ को एक पल के लिए ढीला कर दिया, और मुंह हुआ ने छूटने का मौका पा लिया। कियान जिंग ने फिर से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ये जानते हुए कि वह बच नहीं सकता, मुंह हुआ मुड़ा और उछलकर कियान जिंग के शरीर पर लात मार दी। हालांकि किक का कियान जिंग पर कोई असर नहीं हुआ, वह जरा भी नहीं हिला, न ही उसे जरा भी दर्द हुआ, बल्कि मुंह हुआ ही पलटाव की ताकत से पीछे की ओर उड़ गया। मुंह हुआ ने पीछे हटने के लिए गति का उपयोग किया, अंततः वह जमीन पर गिर गया और कुछ बार लुढ़कने के बाद वहीं लेट गया तथा अपने सिर को अपने हाथों से ढक लिया। उसे इस हालत में देखकर कियान जिंग हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। अब तुम्हें पता चल गया कि बेकार कौन है ना? वह आगे बढ़ता रहा, उसका इरादा मोहुआ को पकड़ने का था, इससे पहले कि दाजू उस तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, कियान जिंग को अचानक सीने में जलन महसूस हुई। नीचे देखते हुए उसने अपनी छाती में एक कागज का टुकड़ा ठूंसा हुआ देखा। उस कागज पर चटक लाल स्याही से बने 7 आकृतियां अंकित थीं, जो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्पष्ट होती जा रही थीं, यहां तक कि तेज चमक भी। क्या ये एक गठन था? इससे पहले कि कियान जिंग कुछ समझ पाती, एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। संरचना में विस्फोट हो गया। बिना किसी चेतावनी के तीव्र आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव कियान जिंग के सामने फूट पड़ा, साथ में एक झुलसाने वाली गर्मी और दर्द था जिसने उसके दिल को चीर दिया और उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसका ताओवादी वस्त्र जलकर राख हो गया, उसकी छाती पर लगा आध्यात्मिक कलाकृति हृदय रक्षक दर्पण फट गया, और तीखा धमाका उसके चेहरे तक पहुंच गया, जिससे वह पहचान से परे झुलस गया। विस्फोट की शॉकवेव ने उसे उड़ा दिया। कई स्टॉलों से टकराने के बाद वह रुक गया। सड़क पर तुरंत सन्नाटा छा गया। कियान परिवार के कुछ कबीले के शिष्य प्रभावित हुए और जमीन पर लेटकर रोने लगे। इस बीच दाजू और अन्य साधक दंग रह गए जब उन्होंने मोहुआ को देखा, जो अपने सिर को हाथों में लिए जमीन पर दुबका हुआ था, कुछ अस्त व्यस्त दिख रहा था, और दूसरी ओर कियान जिंग को देखा, जो काला पड़ गया था और पहचान में नहीं आ रहा था, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ था। विस्फोट की आवाज और उसके परिणामस्वरूप आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव से आसपास के साधक भी घबरा गए और अधिकाधिक संख्या में साधक वहां पहुंचने लगे।
क्या ये कोई जादू है? एक रिफाइनरी प्रशिक्षु हकलाया। दाजू ने अपना सिर हिलाया, उसे भी यह समझ नहीं आया कि वास्तव में क्या हुआ था। उसने बस इतना देखा था कि मोहुआ ने कियानजिन पर आध्यात्मिक स्याही छिड़क दी, जिससे कियानजिन दर्द से कराह उठा और मोहुआ को पकड़ने की कोशिश करने लगा। मोहुआ ने बदले में कियानजिन को लात मारी, लेकिन मोहुआ ही पीछे की ओर उड़ गया। इसके तुरंत बाद कियानजिन फट गया। ठीक है, मोहुआ। अभी अभी धमाका इतना जोरदार था कि पता नहीं मोहुआ को कोई चोट लगी है या नहीं। बॉडी कल्टीवेटर के उलट अगर मोहुआ विस्फोट में फंस जाता तो खतरनाक होता। दाजू और बाकी लोग मोहुआ की ओर तेजी से बढ़े, लेकिन आधे रास्ते में ही उन्होंने देखा कि मोहुआ पहले ही खड़ा हो चुका था और हल्के से अपने नितंब थपथपा रहा था। दाजू और बाकी लोगों को देखकर मोहुआ चिंतित हो गया और पूछा, भाई दाजू, क्या आप सब ठीक हैं? भीड़। मोहुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है? दाजू ने पूछा। मैं ठीक हूँ, बस कुछ खरोंचे आए हैं और मेरी गर्दन में थोड़ा दर्द है, मोहुआ ने अपनी गर्दन को छूते हुए कहा, जहां अभी भी कियानजिन के गला घोंटने से कुछ चोट के निशान थे। कियानजिन के बारे में क्या? मोहुआ को कियानजिन को ढूंढने में कुछ समय लगा, जो काला पड़ चुका था और खून से लथपथ था। उसका भाग्य अज्ञात था। पृथ्वी अग्नि संरचना की शक्ति मोहुआ की अपेक्षा से कहीं अधिक प्रबल निकली। पेड़ों को उड़ाते समय तो इसका प्रभाव स्पष्ट नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति पर इसका प्रभाव स्पष्ट था। मोहुआ, यहाँ वास्तव में क्या हुआ? दाजू ने धीरे से पूछा। मोहुआ के जवाब देने से पहले ही एक अधेड़ उम्र का साधक पलक झपकते ही कियानजिन के पास आ पहुंचा। भौहें सिकोड़ते हुए कियानजिन की सांसों की जांच करने के बाद उसने आखिरकार राहत की सांस ली। मध्यम आयु वर्ग के साधक ने कुछ गोलियां निकाली और उन्हें कियानजिन के मुंह में ठूंस दिया, फिर बाज की तरह अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई। उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने पूछा, ये किसने किया? आध्यात्मिक शक्ति से भरी उनकी आवाज मोहुआ के कानों में गूंज उठी। एक क्यूई शोधन 9वें स्तर का साधक। मोहुआ के सिर में झुनझुनी हुई। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि दाजू ने उसे पीछे खींच लिया और फुसफुसाया, क्यूई रिफाइनिंग 9वें लेवल को इसे संभालने दो, हमें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। तभी कमर के चारों ओर भेड़िए की खाल लपेटे एक हट्टा कट्टा आदमी भीड़ से बाहर आया और जोर से चिल्लाया, बच्चे तो बस खिलवाड़ कर रहे हैं, कियान झोंगली, तुम अपनी उम्र का इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मध्यम आयु वर्ग के साधक, जिन्हें कियान झोंगली के नाम से जाना जाता है, ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपका बच्चा इस तरह से खेल खेलता है? वह हट्टा कट्टा आदमी खिलखिलाकर हंसा, अगर उसमें ऐसी क्षमता होती तो मैं उसे जो चाहे करने देता। कियान झोंगली ने कहा, मुझे यहां से भगाने की कोशिश मत करो। जिम्मेदार व्यक्ति को सौंप दो, मुझे स्पष्टीकरण देना होगा, वरना तुम भी आसानी से नहीं बच पाओगे। हटे कट्टे आदमी की हंसी बंद हो गई और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। कियान झोंगली, कमीने, क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी है? तुम्हारे साथ विनम्र होना तुम्हें सम्मान देना है, बेशर्म मत बनो। मैं फिर कहूंगा, उस आदमी को सौंप दो। ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कियान झोंगली ने अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए कहा, मैं भी यही कह रहा हूं, अगर मैं तुम्हें दफा हो जाने को कहूं तो बेहतर है कि तुम दफा हो जाओ। अगर तुम कुछ कर भी दोगे तो क्या होगा? क्या मुझे डरना चाहिए? वह हट्टा कट्टा आदमी भी उतना ही बेरुखा था। हालांकि कियान झोंगली ने सख्ती से बात की, लेकिन उसे उस हट्टे कट्टे आदमी से सचमुच थोड़ा डर था और उसने जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की, बस धमकी दी, कियान परिवार के बड़े बुजुर्ग जल्द ही यहाँ आएंगे। तुम इस समस्या को और बढ़ाना नहीं चाहते, इसे साफ करना सबके लिए आसान नहीं होगा। क्या आप अपने कियान परिवार के प्रभाव का उपयोग करके हम भटके हुए साधकों को धमका रहे हैं, है ना? उस हटे कट्टे आदमी ने विद्रोही भाव से उत्तर दिया। क्या आप सचमुच इस पर नेतृत्व करना चाहते हैं? आज तुम यहाँ एक आदमी को पकड़ते हो, कल तुम हमारे सिर पर मलमूत्र त्याग करोगे। तुम्हारा छोटा कियान परिवार का स्वामी कैसा इंसान है, तुम्हें अंदाजा नहीं है। मैं उसे दूसरों को धमकाते हुए अनदेखा कर सकता हूं, लेकिन अगर धमकाते हुए उसकी पिटाई हो जाती है तो यह उसकी गलती है और बेहतर होगा कि तुम दखल न दो। कियान परिवार के पास नींव निर्माण साधक हैं। तो क्या हुआ? सिर्फ तुम्हारे कियान परिवार में ही आधार निर्माण साधक हैं। आधार स्थापना चरण का क्या? मजे के लिए युवाची शोधन पीढ़ी को निशाना बना रहे हो? क्या तुमने अपनी साधना के वर्ष व्यर्थ ही गंवा दिए? हटे कट्टे आदमी ने गाली दी। क्या मुझे तुम्हारे कियान परिवार द्वारा किए गए उन घिनौने कामों के बारे में बताने की जरूरत है जिनके लिए तुम आज इस मुकाम पर पहुंचे हो?
ये जानते हुए कि वह उस आदमी से बात करके उसे मात नहीं दे सकता था और यह भी नहीं जानता था कि वह हट्टा कट्टा आदमी और क्या कहेगा, कियान झोगली ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे अभी उस आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि यहाँ असल में हुआ क्या था। तीसरे युवा मालिक को चोट पहुंचाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए? क्या ये साफ नहीं है? हट्टा कट्टा आदमी हंसा। तुम्हारे कमीने मालिक ने दूसरों को डराने के लिए जादू टोना करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका हुनर काम का नहीं था। अपने निशाने पर लगने के बजाय उसने खुद को इस भूतिया मलबे में उड़ा लिया। क्या तुम खुद नहीं देख सकते, या ये आंखें सिर्फ दिखावे के लिए थीं? बड़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और बकवास करने लगा, बहुत प्रभावी ढंग से दोष को टालने लगा, और यह सुनते ही कियान झोगली को लगभग खून की उल्टी आ गई। कियान जिन कब से कोई जादू कर सकता था? अगर कर भी सकता था तो वह तो क्यूई शोधन के मध्य चरण में ही था। ऐसा कौन सा जादू इतना हंगामा मचा सकता था? बकवास मत करो, कियान झोगली ने गुस्से से कहा। तो फिर तुम ही बताओ क्या हो रहा है? इन लोगों में से क्या तुम एक भी साधक ढूंढ सकते हो जो इतनी शक्ति से जादू कर सके? बड़े आदमी ने मोह हुआ की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि आप एक ढूंढ सकते हैं तो मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा और आपको उन्हें ले जाने दूंगा। कियान झोगली के पास कहने को शब्द नहीं थे। इन साधकों में सर्वोच्च स्तर केवल चिशोधन के छठे स्तर पर था। उनमें से किसी में भी ऐसे मंत्रों का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। हालांकि कुछ के पास साधना थी, लेकिन एक नज़र में ही स्पष्ट था कि वे शारीरिक साधक थे। शारीरिक साधक युद्ध कलाओं और कौशलों से आक्रमण करते हैं, जो आध्यात्मिक साधकों के मंत्रों से बिल्कुल अलग हैं। कियान झोगली बार बार अपनी दिव्य इंद्रियों से अभिभूत हो रहा था और खुद पर शक करने लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने युवा गुरु कियान जिन को घायल किया था वह वास्तव में उनमें से नहीं था? वास्तव में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई ऐसा जादू कर सकता है। मोह हुआ ने भीड़ में घुल मिलकर अपना सिर थोड़ा सिकोड़ लिया। वहां कोई जादूगर तो नहीं था, पर एक ऐसा जरूर था जो संरचनाओं के बारे में जानता था। फिर भी क्यूई शोधन के चौथे स्तर पर महुआ ने कियान झोगली की नजर भी नहीं पकड़ी थी। अब क्या कुछ कहने को तो है नहीं, है ना? बड़े आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। कियान झोगली ने भौहें चढ़ाईं, भले ही, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। बड़े आदमी का गुस्सा भड़क उठा, भाड़ में जाए तेरी सफाई, मुसीबत ढूंढ रहे हो ना? तो चलो अपनी साधना से बात करते हैं, देखते हैं मैं तुझे तेरे माँ बाप के लिए रोने पर मजबूर कर सकता हूँ या फिर तू जमीन पर रेंगता हुआ अपने दांत ढूंढता फिरेगा। बड़े आदमी ने एक खूनी वुल्फफैंग गदा निकाली, जिसके सिरे गहरे लाल खून से सने थे और जिससे एक भयावह राक्षसी क्यूई निकल रही थी। जाहिर था कि इसके नीचे कई राक्षस जानवर मर चुके थे। कियान झोगली लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी तलवार खींच ली, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके पूरे शरीर में उमड़ रही थी। साधना में वह और भी मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन वुल्फफैंग क्लब से उपहास कर रहे उस बड़े आदमी का सामना करते हुए उसमें जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। तभी किसी ने उन्हें रुकने के लिए कहा और ताओवादी दरबार के वस्त्र पहने एक साधक पास आया। मोहुआ ने ध्यान से देखा, ये वास्तव में झांगलैन था। झांगलान, जो आमतौर पर निष्क्रिय और प्रतिबद्ध नहीं रहती थी, अब ताओवादी दरबार की वेशभूषा में थी। वास्तव में उसके पास काफी अधिकार था। झांगलैन ने आधिकारिक कामकाज के अंदाज में कहा, यह मामला ताओवादी न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा। कोर्ट लीडर झांग, यह मामला। कियान झोगली ने शुरू किया, लेकिन झांगलैन ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। मैंने कह दिया है, ताओवादी कोर्ट इसे संभालेगा। असंबंधित लोग नीचे हट जाओ। कियान झोगली पीछे हटने को तैयार नहीं था और वह बड़ा आदमी निडर बना रहा, जिसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच गतिरोध पैदा हो गया। झांगलैन की निगाहें तेज हो गईं जब उसने भेड़िए की खाल में लिपटे बड़े आदमी पर नजर डाली। हमें इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। फिर वह कियान झोगली की ओर मुड़ा, न ही आपको अपने कबीले को शर्मिंदा करना चाहिए। कियान झोगली ने दांत पीसते हुए कहा, मैं सुपरवाइजर के फैसले का सम्मान करता हूं। बड़े आदमी ने भी अपनी मुठ्ठियां झुका ली, फिर मुंह हुआ की तरफ देखा और तिरस्कार भरे अंदाज में हाथ हिलाया। छोटे बदमाश, क्या घूर रहे हो? जल्दी से चले जाओ। मुंह हुआ और अन्य लोग बुद्धिमानी से खिसक गए। दाजू और बाकी लोग आपस में झगड़ पड़े और कमोबेश घायल हो गए। मुंह हुआ उन्हें इलाज के लिए मिस्टर फैन के पास ले गया। कियान झोगली गंभीर रूप से घायल कियान जिन को ले गया और कियान परिवार के बाकी शिष्यों की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। ये देखकर वह बड़ा आदमी ठंडी हंसी हंसा और चला गया।
इसके तुरंत बाद कई ट्रिब्यूनल कल्टीवेटर्स वहां पहुंचे और झांग लैन के नेतृत्व में उन्होंने घटनास्थल को साफ कर दिया। झांग लैन पहले पास में ही सुस्ता रहा था और विस्फोट की आवाज सुनकर दौड़कर वहां पहुंचा और देखा कि कियान झोगली और वो बड़ा आदमी आपस में भिड़ गए हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन ताओवादी दरबार का पर्यवेक्षक होने के नाते वह सब कुछ यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जब पेश होने का समय आता तो उसे कम से कम एक प्रभावशाली प्रदर्शन तो करना ही पड़ता था। घटनास्थल की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद झांग लैन ने जमीन पर आध्यात्मिक स्याही और लगभग जलकर राख हो चुके फॉर्मेशन पेपर को देखा और बुदबुदाया, क्या ये फॉर्मेशन हो सकता है? ऐसे फॉर्मेशन का उपयोग कौन करेगा? संरचनाएं ऐसी चीज नहीं थी जिसे हर साधक सीख सकता था, विशेष रूप से तोंगशियान शहर जैसी छोटी जगह में तो बिल्कुल नहीं। झांग लैन को मोहुआ का जिज्ञासु सा चेहरा याद आया जो भीड़ में अचानक प्रकट हुआ था। उसने शुरू में सोचा था कि मोहुआ बस उत्साह देखने के लिए शामिल हुई है, लेकिन अब अचानक एक बेतुका विचार सामने आया जिससे झांग लैन की पलकें अनायास ही झपक गईं। बिल्कुल नहीं, वो बच्चा इतना भयानक नहीं हो सकता है ना? झांग लैन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यद्यपि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि जितना कम वह इसे स्वीकार करना चाहेगा उतनी ही अधिक संभावना है कि यह सच हो। ये संरचना मोहुआ ने तो नहीं बनाई होगी, है ना? और वो व्यक्ति, क्या उससे भी मोहुआ ने उड़ा दिया था? यद्यपि मोहुआ क्यूई शोधन के केवल चौथे स्तर पर था, क्योंकि उसने यौगिक संरचनाओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया था, उसके संरचना कौशल कम नहीं थे। किसी को उड़ाने के लिए संरचना को चित्रित करना उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस पर विचार करने के बाद झांग लैन ने फॉर्मेशन के निशानों को पूरी तरह से मिटा दिया और फिर सोचा कि वह मोहुआ के पास कब शराब पीने जाएगा और संयोगवश मामले को साफ करेगा। जहां तक इस मामले में पक्षपात दिखाने की बात है तो उन पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। वह एक कुलीन कुल में पैदा हुआ था और छोटी उम्र से ही उसने बहुत से अपव्ययी लोगों को देखा था, इसलिए वह कियान जिन जैसे लोगों से घृणा करता था जो दूसरों को धमकाने और अहंकार से काम लेने के लिए अपने कुल के नाम पर निर्भर रहते थे। उन्हें लगता था कि वे न केवल अपने कुल के संसाधनों को बर्बाद करते हैं बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करते हैं। एकमात्र अफसोस ये था कि संरचना की शक्ति पर्याप्त नहीं थी और यह कियान परिवार के बच्चे को नहीं मार सका। मोहुआ, ये बच्चा अभी भी अपने काम में पर्याप्त कुशल नहीं है, झांग लैन ने बुदबुदाया। एप्रिकॉट फॉरेस्ट हॉल के अंदर बूढ़े मिस्टर फैंग दाजू और अन्य लोगों का उपचार कर रहे थे। बूढ़े मिस्टर फैंग को ऐसे बच्चे नापसंद थे जो परेशानी पैदा करते थे और शुरू में वह मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मोहुआ ने कहा था कि उन्हें ही धमकाया जा रहा था और जब दाजू और अन्य लोग उनके बचाव में आए तो उन्हें दुख हुआ। बेशक कथित तौर पर प्रताड़ित मोहुआ कुछ मामूली चोटों के साथ जीवंत रूप से कूद रहा था, जबकि जो लोग उसे धमका रहे थे वे पहचान से परे उड़ गए थे। बूढ़े मिस्टर फैंग को ये हिस्सा न बताना ही बेहतर था। मोहुआ को बड़ा होते देखने के बाद बूढ़े मिस्टर फैंग पक्षपाती हो गए थे और जब मोहुआ ने ये कहा तो उनका रवैया नर्म हो गया। उन्होंने उनके घावों पर लगाने के लिए कुछ हर्बल दवाएं बनाई और यहाँ तक कि उन्हें रक्त परिसंचरण में मदद करने और रक्त ठहराव को दूर करने के लिए कुछ गोलियां भी दी। दाजू फुसफुसाया, मोहुआ, तुम्हारा बहुत बड़ा प्रभाव है, तुम तो बूढ़े मिस्टर फैंग को भी मना लेते हो। जब भी मुझे लड़ाई में चोट लगती मैं बूढ़े मिस्टर फैंग से मिलने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वजह कुछ भी हो, इस डर से कि वो मुझे ही दोषी ठहराएंगे। मोहुआ ने कहा, दादाजी फैंग बहुत दयालु हैं। अगर तुम्हें सचमुच मदद की जरूरत होती तो वे तुम्हें ठीक करने के लिए जरूर कदम उठाते। अगर वे मदद नहीं करते तो इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि तुम्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। दाजू ने अनिश्चितता से सिर हिलाया, लेकिन मोहुआ के नेतृत्व के बिना वे बूढ़े मिस्टर फैंग को ढूंढने की हिम्मत नहीं कर पाते। जब बूढ़े मिस्टर फैंग ने दाजू और अन्य लोगों की देखभाल पूरी कर ली तो उन्होंने मोहुआ की जांच की और देखा कि उसे भी केवल कुछ सतही त्वचा की चोटें थीं, जिससे अंततः उनका मन शांत हो गया। तुम्हारी कमजोरी जन्मजात है, तुम्हें झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर यह अपरिहार्य है तो जल्द से जल्द बचने का कोई रास्ता सोचो। अपनी जान जोखिम में मत डालो, उन्होंने चेतावनी दी। मोहुआ ने असहाय होकर कहा, दादाजी फैंग, मैं भागा तो था लेकिन बच नहीं सका। बूढ़े मिस्टर फैंग ने भौहें चढ़ाईं, टोंगक्सियन शहर में कौन इतना अविवेकी है कि तुम्हारे जैसे बच्चे को भी धमकाए? मोहुआ ने हंसते हुए कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया। ये देखकर कि मोहुआ इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, बूढ़े मिस्टर फैंग ने जोर नहीं दिया, केवल सलाह दी।
यहाँ तोंगशियान शहर में मेरा थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है। अगर कोई तुम्हें सचमुच धमकाए और तुम उसका जवाब न दे सको तो मुझे जरूर बताना। धन्यवाद दादाजी फैंग। मो हुआ ने कृतज्ञता से कहा, अपनी गर्दन को छुआ और पाया कि बूढ़े मिस्टर फैंग द्वारा दी गई दवा लगाने के बाद उसे ठंडक मिली थी और दर्द भी काफी कम हो गया था। इसलिए उसने अलविदा कहा, देर हो रही है, मुझे घर चलना चाहिए। अगली बार मैं अपनी माँ द्वारा बनाई गई ऑस्मंथस वाइन तुम्हारे लिए चखने के लिए लाऊंगा। बूढ़े मिस्टर फैंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, जल्दी वापस चले जाओ, अपनी माँ को चिंता में मत डालो। बूढ़े मिस्टर फैंग और दाजू को विदाई देने के बाद और उनके दुखी भावों को देखकर मोहुआ ने पूछा, क्या आपकी चोटें बहुत गंभीर हैं? चोटें गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपना रंग दिखा दिया है और ये 1-2 दिन में ठीक नहीं होंगी। हम इसे अपने मालिक से किसी भी तरह नहीं छिपा सकते, दाजू ने निराश होकर कहा। मास्टर चेन, ये सही है, गुरु ने हमें बार बार चेतावनी दी है कि हम कोई उपद्रव न करें या झगड़ा न करें। अगर किसी को झगड़े में चोट लगती है तो हमें अपनी रिकवरी के लिए स्पिरिट स्टोन खर्च करने होंगे और दूसरे पक्ष को भी स्पिरिट स्टोन से क्षतिपूर्ति देनी होगी। हाँ, इसलिए जब भी हम कोई लड़ाई खत्म करेंगे, चाहे हम सही हो या नहीं, मास्टर हमें जरूर सजा देंगे। एक के बाद एक कई शिष्यों ने अपनी बात रखी। मो हुआ को थोड़ा अपराध बोध हुआ क्योंकि दाजू और बाकी लोगों ने उसकी मदद के लिए कियान जिंग के समूह से लड़ाई की थी। अगर कियान जिंग इतनी आक्रामक और उत्तेजक न होती तो लड़ाई इतनी बढ़ नहीं पाती। मो हुआ ने कहा, कियान जिंग ने दूसरों को धमकाया क्योंकि उसे लगता था कि वह ऐसा कर सकता है, और तुम सब इसलिए झगड़ पड़े क्योंकि तुम मेरी मदद कर रहे थे। मास्टर चेन नासमझ नहीं है, शायद वह तुम्हें दोष नहीं देंगे। दाजू ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा चिंतित लग रहा था। यदि मास्टर चेन अभी भी आपको दोषी ठहराते हैं तो बस उन्हें बताएं कि जब भी रिफाइनरी शॉप को किसी भी संरचना को चित्रित करने की आवश्यकता होगी, मैं मदद कर सकता हूं, जब तक कि यह बहुत मुश्किल न हो। सचमुच, दाजू की आंखें चमक उठीं। किसी को आकृतियां चित्रित करने का काम सौंपने में बहुत सारे आत्मिक पत्थर लगते थे और हर बार इससे उनके स्वामी को बहुत दुख होता था। अगर मो हुआ अब से मदद कर सके तो स्वामी जरूर प्रसन्न होंगे। बस, दाजू हिचकिचाया, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते हैं कि पड़ोसियों और दोस्तों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इसमें क्या नुकसान है? मो हुआ ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। मो शान जानता था कि जब मो हुआ दूसरों के लिए आकृतियां बनाता था तो उसे बहुत खुशी होती थी। वह अक्सर मो हुआ से यही कहता था, और यह भी कि जब भी हो सके मदद जरूर करनी चाहिए। निचले इलाकों में रहने वाले उन छुट्टा साधकों का जीवन बहुत कठिन था, एक दूसरे का ध्यान रखना ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता था। कठिनाई के समय में मो हुआ के परिवार को दूसरों से बहुत देखभाल मिली थी। हालांकि दाजू काफी खुश था। अगर वह छोटा बदमाश कियान जिंग आपको फिर से परेशान करता है तो हम उसे पीटने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, उसे पीट दो। अन्य शिष्यों ने भी यही कहा। सभी के अलग होने के बाद मो हुआ घर गया, खाना खाया, अपनी माँ के साथ कुछ बातें की और फिर संरचनाओं का अध्ययन जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौट आया। उसने कियान जिंग का जिक्र नहीं किया क्योंकि वह अपनी माँ को चिंतित नहीं करना चाहता था। कियान परिवार बहुत शक्तिशाली था, इसलिए जब भी हो सके उनसे टकराव से बचना ही बेहतर था। अगर सचमुच जरूरी हो तो उनका सामना करना ही बेहतर था। खुशकिस्मती से कियान परिवार को यह नहीं पता था कि उसने ही कियान जिंग को घायल करने के लिए एक संगठन का इस्तेमाल किया था। वे शायद मोहुआ को जल्द ही परेशान नहीं करेंगे। लियू रुहुआ भारी मन से लैंप के नीचे अकेली बैठी कपड़े सिल रही थी जब तक मो शान वापस नहीं आ गया। तभी उसने अपने पति से बात की। हुआर को चोट लगी। उसने इसका जिक्र तक नहीं किया और अपना जख्म भी ढक लिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मुझे पता चले, लेकिन मैं उसकी मां हूं, मैं कैसे नहीं देख सकती। मो शान ने अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, मो हुआ एक लड़का है और जिम्मेदारियां उठाना एक लड़के के लिए सही है। अगर वह इसके बारे में कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब है कि वह इसे खुद संभाल सकता है और शायद ये कोई गंभीर मामला नहीं है। आपको उससे इस बारे में सवाल नहीं करना चाहिए। लियू रुहुआ ने सिर हिलाया, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा चिंतित हूँ। मो हुआ आमतौर पर अच्छा व्यवहार करता है, उसे किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए था। मैं कल सबसे पूछूंगा कि असल में क्या हुआ था। चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ भी तो मैं तो यही हूं ना। freewebnovel.com। मो शान का स्वर सौम्य था,
जो उनकी पत्नी को सांत्वना दे रहा था, लेकिन उनकी आंखों में तीक्ष्णता झलक रही थी। इस बीच रिफाइनरी शॉप में दाजू और उसके समूह को हॉल के सामने घुटने टेककर मास्टर चेन द्वारा दंडित किया जा रहा था। मास्टर चेन ने अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी, उनका चेहरा पानी की तरह स्थिर था। अच्छा अच्छा, अब तुम निडर हो गए हो, तुम्हारे पंख इतने मजबूत हो गए हैं कि तुम दूसरों से लड़ सकते हो, यहाँ तक कि ताओवादी दरबारियों को भी परेशान कर सकते हो। अगर मुझे ये बात किसी और से न पता होती तो मैं अब भी अनजान रहता। क्या तुम्हें अपने गुरु के रूप में मेरा कोई सम्मान नहीं है? मास्टर चेन क्रोध से आग बबूला हो रहे थे और उनके शिष्यों को सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब तुम चुप क्यों हो? सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते हुए कड़वाहट से सोचने लगे, क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि आपने, मास्टर जी, अंदर आते ही मारना शुरू कर दिया और हमें बोलने ही नहीं दिया? वे दाजू की ओर देखने लगे, जिसके पास हिम्मत जुटाकर कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मालिक, ये हमारी गलती नहीं है। अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी? मेरी। क्या मैंने ये झगड़ा शुरू किया था? उन्होंने पहले धमकाना शुरू किया। दाजू ने फुसफुसाते हुए कहा। बिल्कुल गुरुजी, वे बहुत अत्याचारी थे। सभी शिष्यों ने सहमति में कहा। मास्टर चेन ने उपहास किया, ओह, वे अत्याचारी थे और तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अगर दूसरे गलत भी होते तो क्या तुम्हें इस हद तक लड़ना पड़ता? अगर ताओवादी अदालत ने तुम्हें हिरासत में ले लिया होता तो क्या मुझे बेशर्मी से ताओवादी अदालत में जाकर तुम्हारी रिहाई की भीख नहीं मांगनी पड़ती? और अगर कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता तो क्या मुझे उसकी भरपाई आत्मा के पत्थरों से नहीं करनी पड़ती? मास्टर चेन का गुस्सा बढ़ता गया और उन्होंने कहा, और कुछ तो कहना ही क्या स्पिरिट स्टोन इतनी आसानी से मिल जाते हैं? मैंने तुम जैसे बेकार लोगों को कैसे पाला, जिन्होंने अभी तक आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सीखा और सिर्फ मुझे ही परेशान करते हो। हमने केवल इसलिए कार्रवाई की क्योंकि मुहुआ को धमकाया जा रहा था। तो क्या हुआ अगर मुहुआ को धमकाया गया? ऐसा कौन है जिसे पहले कभी धमकाया न गया हो? अगर हर उस व्यक्ति को जिसे धमकाया गया हो जवाब देना पड़े तो इस दुनिया में कितने साधक मरेंगे या घायल होंगे? मुझे लगता है कि आज जब तक तुम्हें मार नहीं पड़ेगी तुम सबक नहीं सीखोगे। मास्टर चेन ने अपनी छड़ी उठाए मानो प्रहार करने के लिए, फिर अचानक रुक गए और भौहें चढ़ाते हुए पूछा, किसे धमकाया जा रहा था? मुहुआ। दाजू ने अपने मालिक के हाथ में छड़ी की ओर देखते हुए और अपनी गर्दन को थोड़ा सिकुड़ते हुए कहा। मुहुआ। मुहुआ के रूप रंग के बारे में सोचते हुए, जो लगभग 10 साल का लड़का था, अच्छा व्यवहार करने वाला और प्यारा, साथ ही हानिरहित। मास्टर चेन मदद नहीं कर सके और उलझन में पूछ बैठे, कौन पागल हो गया उस छोटे बच्चे मुहुआ को परेशान करने के लिए? इस मौके का फायदा उठाते हुए दाजू ने जल्दी से कहा, यह सिर्फ धमकाना नहीं था, ये स्पष्ट रूप से हत्या के इरादे से किया गया था, इसीलिए मैंने हस्तक्षेप किया। हत्या का इरादा? मास्टर चेन ने गुस्से से कहा, यह तो सरासर अराजकता है। बिल्कुल 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 असहनीय, पूरी तरह से बेशर्म। freewebnovel.com। अपना मुंह बंद करो, मास्टर चेन चिल्लाया। मास्टर चेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। उन्होंने अभी अभी अपना काम खत्म किया था और थकान मिटाने के लिए पानी पीने गए थे। बैठने से पहले ही उन्होंने सुना कि दाजू फिर से झगड़ पड़ा है। सिर्फ दाजू ही नहीं बल्कि दूसरे प्रशिक्षु भी। ये सिर्फ झगड़ा नहीं था, हंगामा बहुत बड़ा था। न सिर्फ लोग घायल हुए थे बल्कि ताओवादी दरबार भी अस्त व्यस्त हो गया था। उसका खून गुस्से से उबल पड़ा और वह इन शिष्यों को जवाबदेह ठहराने के लिए वापस दौड़ा। मास्टर चेन ने दाजू से पूछना जारी रखा, मुहुआ को कौन धमका रहा था? कियानजिंग। कियानजिंग, कियान परिवार का युवा स्वामी। हाँ, आप जानते हैं क्यों? दाजू ने अपना सिर हिलाया। मास्टर चेन की भौहें और भी तन गईं। कियान परिवार और मुहुआ के बीच क्या झगड़ा हो सकता है? उनमें तो कुछ भी समान नहीं था। लेकिन कियानजिंग, मैंने सुना है कि वह बच्चा हमेशा से ही काम का शौकीन रहा है, अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरों को धमकाता रहता है। दाजू ने आगे कहा, जब मैं वहां पहुंचा तो कियानजिंग और उसके समूह ने मुहुआ को घेर लिया था और कुछ लोग माथे पर निशाना साधकर हमला करने ही वाले थे। मैंने तुरंत हस्तक्षेप किया। ये सुनकर मास्टर चेन को और भी गुस्सा आया। उन्हें लगा कि उनका अनुमान सही था और वे खुद को कोसने से नहीं रोक सके। छोटा कमीना, शायद आम दिनों में तानाशाही करने का आदी, वह अपना प्रभाव दिखाने के लिए किसी को भी धमकाना चाहता था। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह अपना आपा खो बैठता।
हालांकि कियान परिवार का मुखिया कियान होंग एक अच्छा इंसान नहीं था, फिर भी उसे कुछ हदें तो पता थी। उसका ऐसा बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये सचमुच एक नाजायज बच्चा हो सकता है? मास्टर चेन भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। दाजू ने जब देखा कि उसके स्वामी अब क्रोधित नहीं है, तो उसने धीरे से पूछा, मालिक, क्या आप अब भी हमें मारेंगे? मास्टर चेन ने उसे घूरते हुए कहा, क्या जब तक तुम्हें पिटाई नहीं मिलती तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलता? दाजू ने बार बार अपना सिर हिलाया, नहीं नहीं नहीं। मास्टर चेन ने छड़ी एक तरफ फेंक दी, लेकिन फिर भी बोले, यह अच्छी बात है कि तुमने किसी की मदद की, लेकिन सिर्फ मदद करने से तुम्हारी ऐसी हालत हो जाना नामुमकिन है। तुम लड़ाई में बह गए होंगे और फिर नतीजों की परवाह किए बिना अपना सारा संयम खो बैठे होंगे। मास्टर चेन इन शिष्यों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। अगर वे सचमुच किसी को बचाना चाहते तो बस बचाकर चले जाते। जरूर कोई अनबन हुई होगी। वे सभी युवा थे और उनमें इतनी नाराजगी थी कि एक बार शुरू करने के बाद वे पीछे नहीं हट सकते थे। सौभाग्य से किसी भी शिष्य को गंभीर चोट नहीं पहुंची या उसकी मृत्यु नहीं हुई, अन्यथा चोटों के उपचार के लिए गोलियों की लागत ही आत्मा पत्थरों की एक बड़ी राशि होती, जो एक सामान्य साधक के परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण बोझ होता। एक बार जब कोई किसान कर्ज में डूब जाता है तो ऐसा लगता है जैसे उस पर लोहे का भार पड़ गया हो, जिससे हर सांस थकाऊ लगने लगती है। युवाओं का उत्साही होना अच्छी बात है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि और पारिवारिक परिस्थितियां इस तरह के स्वभाव का समर्थन नहीं कर सकती। मास्टर चेन ने आह भरी, लेकिन फिर भी सही और गलत को अभी भी उलझाया नहीं जा सका। अपने सामने बच्चों के समूह को देखकर मास्टर चेन को चिंता और राहत दोनों महसूस हुई। घटना के पीछे कुछ कारण थे, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। दूसरों की मदद करना सही है, लेकिन जहां तक हो सके हताहतों से बचें और हमेशा जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। अपने माता पिता को परेशान न करें। आज तुम्हें कोई मार नहीं पड़ेगी। 2 घंटे यहाँ घुटनों के बल बैठो, अपने किए पर विचार करो, फिर तुम जा सकते हो। दाजू और बाकियों ने राहत की सांस ली। 2 घंटे घुटने टेकना कोई बड़ी बात नहीं थी, बशर्ते उन्हें पीटा न गया हो। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि मालिक उनसे नाराज नहीं था, बल्कि उसे लग रहा था कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि वह उन्हें सिर्फ प्रतीकात्मक सजा दे रहा था। इस एहसास के साथ सभी को अधिक आराम महसूस हुआ और घुटनों के बल बैठते हुए भी वे अधिक सीधे बैठे। तभी दाजू को कुछ सूझा और उसने मास्टर चेन से कहा, मास्टर, मोहुआ ने कहा था कि चूंकि हमने उसकी मदद की है, इसलिए अगर हमें कभी कोई संरचना बनाने की जरूरत पड़े तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। जब तक वे बहुत मुश्किल न हो वह उन्हें संभाल लेगा। ओह! मास्टर चेन अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर चलने लगे, फिर कुछ कदम चलने के बाद पीछे मुड़े और पूछा, तुमने क्या कहा? दाजू को अपने मालिक के बारे में कुछ असामान्य महसूस हुआ और उसने कहा, मोहुआ ने कहा। दाजू ने वही दोहराया जो मोहुआ ने उन्हें बताया था। क्या मोहुआ ने सचमुच ऐसा कहा था? मास्टर चेन ने पूछा। दाजू ने सिर हिलाया और शिष्यों ने कहा, उसने यही कहा था। कई बार अपने मन को शांत करने के बाद मास्टर चेन अपने हाथों को आपस में रगड़ने से खुद को रोक नहीं सके, एक पल के लिए विचार किया और कहने से पहले झिझके, अगर हमने उसकी मदद की और उसने हमें कुछ फॉर्मेशन बनाने में मदद की तो इसे उसका फायदा उठाना नहीं माना जाना चाहिए, है ना? एक पल सोचने के बाद दाजू ने जवाब दिया, मोहुआ ने कहा कि यह ढीले किसानों के बीच पारस्परिक सहायता है, न कि लाभ उठाना। ये सही है। मास्टर चेन अब अपनी हंसी को रोक नहीं सके, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि वह अपने शिष्यों के सामने थे। उन्होंने अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश की, हालांकि वह अपनी मुस्कुराहट को दबा नहीं सके। अब चूंकि रिफाइनरी शॉप में फॉर्मेशन की देखभाल के लिए कोई व्यक्ति मौजूद था, तो भले ही इससे फॉर्मेशन मास्टर की फीस में बचत हो रही थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण व्यय से बचने जैसा था। बचाए गए स्पिरिट स्टोन का उपयोग रिफाइनरी शॉप में आवश्यक मरम्मत, आवश्यक खरीदारी, कलाकृतियों के शोधन के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली धातु खरीदने में किया जा सकता था, तथा उनके शिष्यों को प्रत्येक भोजन में चावल के कुछ कटोरे भी मिल सकते थे। मास्टर चेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कंधों से भार उतर गया हो और वे अधिक उत्साहित महसूस कर रहे थे। कितने अच्छे बच्चे! मास्टर चेन ने उत्साह से अपने शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, मोहुआ भले ही युवा हो, लेकिन वह प्रतिभाशाली और मेहनती है। हमें फॉर्मेशन ड्राइंग में मदद करके हम फायदे में रहेंगे। अगर उसका परिवार कभी मुसीबत में पड़े तो तुम लोग जितना हो सके मदद करना। ये याद रखना। हाँ, गुरुजी। दाजू और अन्य लोगों ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ठीक है,
अब आप सब जा सकते हैं, मास्टर चेन ने उन्हें विदा किया। हाँ, जैसे ही दाजू जवाब देने वाला था, उसे अचानक कुछ और याद आया और उसने धीरे से पूछा, क्या हम अब घुटने नहीं टेक रहे हैं? मास्टर चेन खुश भी हुए और नाराज भी, क्या घुटने टेके? भागो। हाँ, शिष्यों ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया और ऐसे भागे जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। मास्टर चेन ने अपना सिर हिलाया, ये मूर्ख लड़कों का समूह है, कौन जाने ये कब बड़े होंगे। पहले तो वह गुस्से में लौटा था, लेकिन अब अपने शिष्यों को देखकर उसका मूड काफी बेहतर हो गया था। उसने सोचा कि कहीं बैठकर कुछ पानी पी लूं, कुछ कदम चला, फिर अचानक रुक गया। मास्टर चेन ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा, मैं पूछना भूल गया, कियान परिवार के साथ चीजें कैसे समाप्त हुई। यद्यपि कियान जिंग अच्छा नहीं था, फिर भी कोई भी दुर्घटना परेशानी का कारण बन सकती थी। लेकिन फिर सोचा, कियान परिवार की संख्या और ताकत, साथ ही ढेर सारे पहरेदारों को देखते हुए उन्हें कोई नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा ये सिर्फ क्यूई शोधन के मध्य चरण में बच्चों से जुड़ी एक लड़ाई थी, और अगर किसी को चोट भी लगी होती तो वह ज्यादा गंभीर नहीं होती। अगर कोई घटना होती तो ये बच्चे सुरक्षित वापस नहीं लौट पाते। ये सोचकर मास्टर चेन को राहत महसूस हुई और वे शांतिपूर्वक अपने पे का आनंद लेने लगे। सही गलत से भरे दिन के बाद मोहुआ जल्दी सोना चाहता था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। सोचते सोचते उसने फिर भी अपनी चेतना के सागर में जाने का फैसला किया और पूरी रात स्तंभ पर ही ध्यान का अभ्यास किया। फॉर्मेशन बनाते समय उनका मन विचलित होने से मुक्त था और उनका मूड आसानी से शांत हो जाता था। अगले दिन झांग लैन को मोहुआ मिल गया। वह एक भोजनालय के कोने में 8 अमर मेज पर बैठे थे। मेज पर पे के साथ कई व्यंजन और शराब का एक बर्तन रखा हुआ था। झांग लैन ने अपने लिए शराब का एक कप डाला और मोहुआ की ओर देखा, बताओ, कल क्या हुआ था? क्या हुआ? झांग लैन ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, मेरे साथ मूर्खता मत करो, ये कियान जिन का मामला है। मोहुआ ने जानबूझकर घटना को कमतर आंकते हुए कहा, उसने मुझे धमकाया, फिर भाई दाजू और अन्य लोगों ने मदद की, झगड़ा शुरू हो गया और फिर आप सभी आ गए। यद्यपि विवरण पूरा था, लेकिन मुख्य सामग्री गायब थी। झांग लैन ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो, उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल तुम ही थे, है ना? मोहुआ चौंका, चाचा झांग, आपने इसे देखा? मैंने यह नहीं देखा। झांग लैन ने शराब का एक घूंट लिया, अगर मैंने देखा होता तो मैं उन्हें ऐसी बकवास करने से कैसे बचा सकता था? मोहुआ ने हैरानी से पूछा, तो फिर आपको कैसे पता चला कि यह एक संरचना थी, कोई मंत्र नहीं? पृथ्वी अग्नि संरचना के फटने के बाद आत्मा का कागज राख में बदल गया। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए था कि मोहुआ ने ही कियान जिन को संरचना से चोट पहुंचाई थी, जब तक कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा हो। जहां बारिश होती है वहां निशान रह जाते हैं, जहां हंस उड़ते हैं वहां अपनी आवाज छोड़ जाते हैं। एक साधक कुछ भी करे, निशान छोड़ ही जाता है। अगर आप खुद उन्हें नहीं देख पाते तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे भी नहीं देख सकते। ये किस तरह के निशान हैं? मोहुआ ने विनम्रतापूर्वक सलाह मांगी। जले हुए निर्माण माध्यमों से बची राख अन्य जली हुई वस्तुओं की राख से अलग होती है। किसी निर्माण के फटने के बाद आध्यात्मिक शक्ति की स्थायी आभा को पहचानना भी आसान होता है, और कोई भी जानकार व्यक्ति यह भी बता सकता है कि आपने किस निर्माण का उपयोग किया था। इसके अलावा ऐसे बहुत कम मंत्र हैं जिनका उपयोग एक क्यूई शोधन क्षेत्र कर सकता है। मंत्रों के अलावा केवल रूनों और संरचनाओं में ही ऐसी शक्ति होती है। रून महंगे होते हैं और उन्हें पहचानना आसान होता है, इसलिए गहराई से सोचने पर केवल निर्माण ही बचता है। झांग लैन ने ये सब स्पष्ट आत्मविश्वास के साथ कहा। मैं समझ गया। मोहुआ को अचानक एहसास हुआ, तो फिर इन निशानों को कैसे मिटाया जाए? स्पिरिट पेपर की राख हवा के साथ बिखर जाती है और पानी में घुल जाती है, या कोई भी सीधे किसी अन्य फॉर्मेशन माध्यम का उपयोग करके फॉर्मेशन बना सकता है जिससे कोई अवशेष नहीं बचता। विस्फोटित फॉर्मेशन द्वारा छोड़ी गई आभा को जानबूझकर भ्रमित किया जा सकता है। फिर भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सामान्य साधक फॉर्मेशन और साधक की आध्यात्मिक शक्ति के बीच अंतर नहीं बता सकता। और फिर इतना बोलते बोलते झांग लैन को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, मानो वह मोहुआ को सिखा रहा हो कि शरारत करने के बाद अपने निशान कैसे छुपाए जाएं। और क्या? मोहुआ उत्सुकता से सुन रहा था। झांग लैन खांसते हुए बोली, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बस मुझे बताओ, तुमने कियान जिन को चोट पहुंचाई या नहीं? नहीं। मोहुआ इतना मूर्ख नहीं था कि इसे स्वीकार कर अनावश्यक परेशानी पैदा करे।
झांग लैन अविश्वास से भरी नजरों से देख रही थी। चाचा झांग, इसके बारे में सोचो, मैं क्यूई शोधन के केवल चौथे स्तर पर हूं, मैं संभवतः इतना शक्तिशाली गठन कैसे कर सकता हूं? यह एक अच्छा बहाना है। झांग लैन ने अनिर्णय से सिर हिलाया। ठीक जैसे ही मो हुआ ने बोलना समाप्त किया, उसे एहसास हुआ कि वह क्या कहना चाह रहा था और उसने अपनी गलती सुधारी। ये सच है, कोई बहाना नहीं। झांग लैन हंसी। ठीक है, मैं समझ गई। चिंता मत करो, मैं बस जानना चाहती थी कि क्या हुआ था। मैं तुम्हें पूछताछ के लिए ताओवादी अदालत में नहीं ले जा रही थी। आपका ताओवादी न्यायालय इसका ध्यान नहीं रखेगा। ताओवादी दरबार को इसकी परवाह होगी, लेकिन क्या वे सही गलत में भी फर्क नहीं करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी नज़र में ताओवादी दरबार कुलीन परिवारों और कुलों के साथ मिलीभगत रखता हो? हाँ, मो हुआ ने ईमानदारी से सिर हिलाया। ये सचमुच अजीब बात होगी यदि ताओवादी दरबार और कुलीन कुलों के बीच मिलीभगत न हो। झांग लैन का गला शराब के घूंट से भर गया और सोचने के बाद वह खंडन करने के लिए कोई उदाहरण नहीं दे सका, इसलिए उसके पास अपनी बेगुनाही का दावा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, वास्तव में ऐसे लोग हैं जो एक ही बदबूदार सांस साझा करते हैं, लेकिन कम से कम मैं उनमें से एक नहीं हूं। ये पर्याप्त होना चाहिए, है ना? मो हुआ ने थोड़ी सहानुभूति से उसकी ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, चाचा झांग, क्या आपको बहिष्कृत किया जा रहा है? क्या इसीलिए वे आपको अपने खेलों में शामिल नहीं करते? freewebnovel.com। झांग लैन का सिर दर्द करने लगा और उसका दिल थका हुआ महसूस होने लगा। जैसे ही वह अपनी बात समझाने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि वह बच्चा न जाने कहाँ की बात खींच ले गया है, और वह बात जो वह पूछना चाहता था, अभी भी अधूरी है। झांग लैन ने मो हुआ को घूरते हुए कहा, बात घुमाना बंद करो, मैं तुमसे कियान जिन के बारे में बात कर रही हूँ। ओह, मो हुआ आज्ञाकारी भाव से बैठ गया। वैसे भी ज्यादा कुछ कहने की उसकी योजना नहीं थी। हालांकि दोनों को ही पता था कि क्या हो रहा है, बस उन्होंने कुछ नहीं कहा। झांग लैन आगे नहीं बढ़ना चाहता था, इसलिए उसने कहा, चूंकि आपकी साधना केवल क्यूई शोधन के चौथे स्तर पर है, इसलिए आप वास्तव में ऐसा स्वरूप नहीं बना सकते। इसलिए जिस व्यक्ति ने कियान जिन को घायल किया है, वह निश्चित रूप से आप नहीं हैं। तो फिर वह कौन हो सकता है? मो हुआ ने संकोच से पूछा। झांग लैन ने भौहें चढ़ाईं। कियान जिंग अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे कई लोग नाराज हो रहे हैं। इस बार उसने सड़क पर हंगामा मचा दिया और एक साधक ने मौके का फायदा उठाकर छिपकर हमला कर दिया। ये किसने किया, इसकी जांच के लिए हमें कुछ समय चाहिए। मो हुआ उसकी प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। सचमुच ताओवादी दरबार में हर कोई ऐसा करने में सक्षम था। उसे भी आंखें खोलकर ऐसे बेबाक झूठ बोलने का हुनर सीखना चाहिए। दरबारी नेता झांग, आपने बहुत मेहनत की है। ये खाना मेरी तरफ से। मो हुआ ने अपनी छाती थपथपाई और उदारता से पेश किया। ओह, झांग लैन ने चिढ़ाते हुए कहा, ऐसे में चलो 2 प्लेट बीफ और ले लें और 2 जार बढ़िया वाइन। मो हुआ को थोड़ा अजीब लगा। हम तो बस एक छोटा सा व्यवसाय है, शायद यही काफी है। झांग लैन खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। वैसे क्या तुम्हें कियान जिंग से कोई शिकायत है? उसने खास तौर पर तुम्हें ही क्यों निशाना बनाया? झांग लैन को अचानक याद आया कि पूछना है। मो हुआ ने एक पल के लिए सोचा। वास्तव में कोई शिकायत नहीं थी। उसने मुझसे उसके लिए कुछ करने के लिए कहा, मैं सहमत नहीं था, और वह शर्मिंदगी से गुस्से में आ गया। इतना ही? हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। उसने कहा था कि वह मुझे मार देगा और पहाड़ों में फेंक देगा, जहां राक्षस जानवर मुझे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे, ताकि ताओवादी दरबार उस तक वापस न पहुंच सके। साले! झांग लैन ने मेज पर जोर से पटका, जिससे दूसरे ग्राहक भड़क गए और देखने लगे। झांग लैन ने जल्दी से खांसते हुए मेज को ढक लिया। बढ़िया वाइन। मो हुआ ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, तुमने हमारी मेज को नुकसान पहुंचाया है। झांग लैन के स्लैम के बाद टेबल में कई दरारें आ गईं। झांग लैन आमतौर पर अपनी रक्तक्यूई और आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करता था, लेकिन क्षणिक रूप से अपने क्रोध में उसने कुछ शक्ति का प्रयोग किया। इसे मेरे बिल में डाल दो, इसे मेरे स्पिरिट स्टोन से काट लो, झांग लैन ने शर्मिंदगी से कहा। मो हुआ बस बयानबाजी कर रहा था, लेकिन फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे हैरान कर दिया। चाचा झांग, कियान जिंग वास्तव में किसी को नहीं मारेगा, है ना? मो हुआ ने बचपन से ही ऐसे साधकों को देखा था जो ज्यादातर अपनी जीविका के लिए मेहनत करते थे। अगर उनके बीच मौत तक की लड़ाई भी होती, तो वो अक्सर राक्षस जानवरों के साथ होती थी। साधकों का एक दूसरे को मारना दुर्लभ था।
इसलिए जब कियान जिंग ने किसी विवाद पर घातक बल का प्रयोग करने की कोशिश की तो मो हुआ को बहुत धक्का लगा, खासकर जिस सहजता से कियान जिंग ने हत्या की बात की और जिस तरीके से उसने पहाड़ों में किसी को लटकाकर राक्षस जानवरों को टुकड़े टुकड़े करके खाने का तरीका बताया। अगर उसने वास्तव में ऐसा नहीं किया होता तो शायद वह इतनी दृढ़ता से बात नहीं कर पाता। यह मो हुआ का सामान्य दैनिक जीवन में छिपे खतरों और अनिश्चितताओं से पहला वास्तविक सामना था। झांग लैन की अभिव्यक्ति भी अधिक गंभीर हो गई। यह संभव नहीं है। क्या ताओवादी न्यायालय को इसकी परवाह नहीं है? ताओवादी न्यायालय तभी कार्रवाई करेगा जब कोई रिपोर्ट दर्ज कराएगा, तभी जांच करेगा जब कोई सुराग होगा, और तभी दोषी ठहराएगा जब सबूत निर्णायक होंगे। अन्यथा या तो वे हस्तक्षेप ही नहीं कर पाएंगे या अगर वे हस्तक्षेप भी करेंगे तो उन्हें कोई नतीजा नहीं मिलेगा और अंत में आमतौर पर नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। ऐसा लगता है कि कियान जिंग ने जो कुछ किया था वह हुआ ने आह भरी। मैंने शुरू में सोचा था कि कियान जिंग घमंडी और दबंग होने के बावजूद एक बिगड़ैल बच्चा है जो बस दूसरों को थोड़ा परेशान करता है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह पर्दे के पीछे ऐसे बुरे काम करने में सक्षम होगा। ये सुनकर झांग लैन की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं और वह गंभीरता से बोला, मो हुआ, आप अक्सर यह वाक्यांश सुनते हैं कि मानव हृदय विश्वासघाती है ना? मो हुआ ने सिर हिलाया। मानव हृदय का विश्वासघात कभी कभी अदृश्य होता है। बुरे लोगों के चेहरे पर बुरा शब्द नहीं लिखा होता। कई घृणित लोग सतही तौर पर आम लोगों जैसे ही लगते हैं और यहाँ तक कि वे आम इंसान से भी ज्यादा अच्छे इंसान लगते हैं। लोग अक्सर अपने सिर्फ वही हिस्से दिखाते हैं जो रोशनी में टिक सकते हैं। अंधेरे में कौन कौन से गहरे राज छिपे हैं ये कोई कभी नहीं जान पाएगा। मो हुआ झांग लैन के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर हैरान रह गया जो आमतौर पर इधर उधर घूमता रहता था। इसका मतलब है कि कियान जिंग जैसे किसी व्यक्ति के लिए वह जो चीजें प्रकाश में दिखाता है वे पहले से ही अच्छी नहीं है। अंधेरे में वह जो कुछ भी कर सकता है उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। कुछ भी बुरा आश्चर्यजनक नहीं होगा। झांग लैन ने आश्चर्य से मो हुआ की ओर देखा। बुरा नहीं है, आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है। मो हुआ के चेहरे पर अफसोस के भाव देखकर झांग लैन ने पूछा, किस बात का अफसोस? फॉर्मेशन की शक्ति थोड़ी कमजोर थी, इससे कियान जिंग की मौत नहीं हुई। झांग लैन ने सिर हिलाया, वह भी यही सोच रहा था। हालांकि इससे उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कियान परिवार फिलहाल उसे ठीक करने के लिए कम से कम प्रथम श्रेणी के पिल मास्टर्स की तलाश कर रहा है। ये कहना मुश्किल है कि उसे बचाया जा सकेगा या नहीं। अगर आप मुझसे पूछें तो उन्हें उसे ठीक करने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। ये पूरी तरह से गोलियों की बर्बादी है। freewebnovel.com। झांग लैन ने ये कहा, फिर अचानक जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो उसने पूछा, अगर कियान जिंग बच जाता है तो क्या वह जानता है कि यह कदम आपने ही उठाया था? मैंने उसकी आंखों में आध्यात्मिक स्याही छिड़क दी। उसे देखना नहीं चाहिए। ओह, झांग लैन ने मन ही मन सोचा, क्या तुम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हो? मो हुआ ने आसमान की ओर देखा, ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ कहा ही न हो। लेकिन अगर उसे सचमुच पता चल गया तो क्या होगा? एक पल सोचने के बाद मो हुआ ने कहा, अगर उसे पता चल गया तो अपने अभिमान के कारण वह निश्चित रूप से अपने कुल को नहीं बताएगा। क्यूई शोधन के चौथे स्तर पर एक साधक द्वारा घायल होना एक शर्मनाक बात है। क्या होगा अगर वह अकेले में तुमसे बदला लेना चाहे? झांग लैन खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। तो फिर मुझे और भी कम डर लगता है। अगर उस पर एक बार घात लगाया जा सकता है तो दूसरी बार क्यों नहीं? पहली बार तो वह भाग्यशाली था, अगली बार शायद वह इतना भाग्यशाली न हो। मो हुआ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हालांकि वह मुसीबत खड़ी करने वाला नहीं था, पर उससे डरता भी नहीं था। वह पहले भी अचानक पकड़ा जा चुका था और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, लेकिन अगर वह तैयार होता तो उसे अब कियान जिंग से डर नहीं लगता। झांग लैन हैरान रह गई। आप कैसे यकीन कर सकती हैं कि दूसरी बार भी उसकी किस्मत साथ नहीं देगी? मो हुआ ने अनसुना करने का नाटक किया। झांग लैन ने फिर फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुमने पृथ्वी अग्नि संरचना का इस्तेमाल भी किया होता तो भी उसे गंभीर चोटें ही आती, फिर भी वह उसे मार नहीं सकती थी। क्यूई शोधन के चौथे स्तर पर तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है ना? क्यूई शोधन के चौथे स्तर पर और किसी भी मंत्र को न जानने पर, भले ही कोई मंत्र जानता हो, उसकी शक्ति अधिक नहीं होगी। मो हुआ शारीरिक सुधार के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए लड़ाई में उसके करीब जाना और व्यक्तिगत रूप से उससे मुकाबला करना आत्मघाती होगा।
जहां तक संरचनाओं का प्रश्न है, क्यूई शोधन के चौथे स्तर पर 7 संरचना पैटर्नों से युक्त पृथ्वी अग्नि संरचना तैयार करने में सक्षम होना संभवतः उसकी सीमा थी। भले ही अधिक शक्ति वाली संरचनाएं होती, वे अधिक शक्तिशाली नहीं होती। यदि ऐसी संरचनाएं अस्तित्व में भी हों, तो वे गुप्त संरचनाएं होंगी जिनकी बड़े कुलों द्वारा कड़ी सुरक्षा की जाएगी तथा उन्हें बाहरी लोगों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। झांग लैन मोहुआ के पास कोई अन्य साधन नहीं सोच पा रही थी। आप उन रिफाइनरी प्रशिक्षुओं को इकट्ठा करने और कियान जिंग को पीट पीट कर मार डालने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना? झांग लैन ने अचानक कहा। मोहुआ ने झांग लैन को थोड़ी उपेक्षा भरी नजर से देखा और धीरे से कहा, एक पृथ्वी अग्नि संरचना चोट पहुंचा सकती है, क्या 2 पृथ्वी अग्नि संरचनाएं उसे नहीं मार देंगी? झांग लैन, वह एक किसान के पेशेवर दृष्टिकोण से सोचने के आदी थे और उन्हें ऐसे सीधे समाधान की उम्मीद नहीं थी। मोहुआ झांग लैन के पास झुका और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, मैंने सब सोच लिया है। हम वैसा ही करेंगे जैसा तुमने कहा था। विस्फोट के बाद राख को पानी से धो देंगे, आध्यात्मिक शक्ति को भ्रमित करने के लिए उसी जगह एक स्पिरिट स्टोन गड़ेंगे और फिर उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कोई फॉर्मेशन इस्तेमाल किया है। झांग लैन ने सिर हिलाया, फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जरा रुको, जब तुम कहते हो जैसा मैंने कहा वैसा करो, तो तुम्हारा मतलब जैसा मैंने कहा से क्या है? मोहुआ ने क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी आपके मार्गदर्शन के कारण ही यह सब कर पाया हूं। झांग लैन ने अचानक कहा, मैंने आपको मार्गदर्शन नहीं दिया। ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। मानो से आपका क्या मतलब है? मार्गदर्शन नहीं तो मार्गदर्शन नहीं। फिर मोहुआ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं तो यूं ही बोल रहा था। मैं एक ची शोधन चतुर्थ स्तर का साधक इतना खतरनाक काम कैसे कर सकता हूं? चलो छोड़ो, इस विषय को भूल जाओ। झांग लैन ने हाथ हिलाया, उसे डर था कि अगर बातचीत जारी रही तो उसे मास्टरमाइंड समझा जा सकता है। वह मोहुआ के बारे में कुछ चिंतित था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसे शायद उस कियानजिंग बच्चे के बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए। कियान परिवार शायद इस मामले को लेकर ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहेगा। आखिरकार गलती तो पहले उनकी ही थी, अपनी बदमाशी में नाकाम रहे और आखिरकार टुकड़े टुकड़े हो गए। अगर बात फैल गई तो उनकी ही बदनामी होगी। यदि मूली खोदते समय मिट्टी बाहर आ गई, जिससे कियानजिंग के संदिग्ध कार्य प्रकाश में आ गए, तो ताओवादी न्यायालय के पास उन्हें कठिन समय देने के लिए पर्याप्त कारण होंगे। जब तक कियान परिवार कोई कार्रवाई नहीं करता, भले ही कियानजिंग निजी बदला लेना चाहता हो, मोहुआ को तब तक ठीक रहना चाहिए जब तक वह सतर्क रहता है। मोहुआ को सिर्फ कियान परिवार की चिंता थी। जहां तक कियानजिंग की बात है, हालांकि उसने उसे मुंह से तो बेकार कहकर डांटा था, पर दिल से वह उसे हमेशा बेकार ही समझता था। अगर अचानक पकड़ा न जाए और घात लगाकर हमला न किया जाए, तो तैयारी के साथ कियानजिंग से निपटना मुश्किल नहीं होगा। वैसे चूंकि आप फॉर्मेशन का अध्ययन करते हैं, तो आपके पास एक मास्टर होना चाहिए, है ना? झांग लैन हमेशा से यह सवाल पूछना चाहता था। ताओ साधना जगत में निर्माण सीखना सबसे कठिन है और निर्माण गुरुओं के लिए मूल्यांकन और रैंकिंग भी सबसे सख्त है। अधिकांश साधक जो प्रशिक्षण का अध्ययन करते हैं, उनके पास पारंपरिक प्रशिक्षुता होती है। स्वशिक्षित होने की धारणा का अस्तित्व ही नहीं है। यहां तक कि सबसे प्रतिभाशाली फॉर्मेशन मास्टर्स को भी किसी और के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसके बिना फॉर्मेशन ज्ञान के विशाल सागर की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहां तक कि बुनियादी फॉर्मेशन पैटर्न को सीखने और समझने में बहुत समय लगेगा। मोहुआ एक ढीला साधक था, किसी संप्रदाय में प्रशिक्षित नहीं था, लेकिन प्रशिक्षण में उसका कौशल कम नहीं था। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई के अलावा झांग लैन ने अनुमान लगाया कि उसे किसी गुरु से भी शिक्षा मिली होगी। मैं कोई गुरु नहीं, सिर्फ एक सज्जन व्यक्ति हूँ, मैं सिर्फ उनके शिष्य के रूप में पंजीकृत हूँ। मोहुआ ने इस तथ्य को नहीं छिपाया। क्या इस सज्जन का कोई नाम है? झांग लैन ने पूछा। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, ये सज्जन एकांत में रहते हैं, एकांत का आनंद लेते हैं और अपना नाम बताना नहीं चाहते हैं। झांग लैन ने समझकर सिर हिलाया। ताओ साधना जगत में ऐसे कई साधक थे, विलक्षण, सामाजिक मेलजोल नापसंद करने वाले, अपनी रुचि के काम करने के लिए एकांत स्थान ढूंढने वाले। मोहुआ का भाग्य ही ऐसा था कि उसे ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ा। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। हर चीज की एक सीमा होती है और आगे पूछताछ करना ताक झांक करना होगा। कुछ स्वामी जांच पड़ताल से खास तौर पर नाखुश होते हैं। हालांकि इस सज्जन ने आपको कभी आधिकारिक तौर पर शिष्य नहीं बनाया।
झांग लैन खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, क्योंकि उससे महुआ एक अच्छा लड़का लगा, मेहनती, परिश्रमी और उच्च समझ वाला। हालांकि कभी कभी उसकी बातें उसे अखरती भी थीं। झांग लैन खुद फॉर्मेशन में कुशल नहीं था, वरना वह महुआ को अपना शिष्य बनाने पर विचार करता। महुआ ने कहा, मेरी प्रतिभा बिल्कुल साधारण है। मैं पहले से ही बहुत खुश हूं कि वह सज्जन मुझे फॉर्मेशन सिखाने को तैयार हैं। झांग लैन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मांस खाने और शराब पीने के बाद रेस्टोरेंट से निकलने से पहले उसने महुआ को कुछ और सलाह दी। भोजनालय के बाहर चेहरे पर हवा का स्पर्श पाते हुए सड़क पर चलते हुए शराब के कारण आई हल्की सी मादकता दूर हो गई और वह अधिक शांत महसूस करने लगा। तभी झांग लैन को अचानक एक प्रश्न सूझा, क्यूई शोधन चौथा स्तर, 7 संरचना पैटर्न बनाना, पृथ्वी अग्नि संरचना। क्या इसे आप बिल्कुल साधारण प्रतिभा कहते हैं? मैं क्यूई शोधन के चौथे स्तर पर क्या बना सकता हूँ? 4 पैटर्न नहीं, कम से कम 5 या 6 तो जरूर। मूव हुआ 7 बना सकता है। उसका लक्ष्य फॉर्मेशन मास्टर बनना है, इसलिए 7 चित्र बनाना सामान्य बात है। मेरा लक्ष्य फॉर्मेशन मास्टर बनना नहीं है, बस यूं ही सीख रहा हूं। 5 या 6 चित्र बनाना ज्यादा नहीं होगा। झांग लैन ने खुद से सिर हिलाया। लेकिन एक औसत क्यूई शोधन चतुर्थ स्तर निर्माण गुरु कितने निर्माण पैटर्न बना सकता है? क्या ये 4 हैं? कुछ देर सोचने के बाद भी कुछ समझ न आने पर झांग लैन ने अपना सिर हिला दिया। उसे कबीले के स्कूल में चित्रकारी से नफरत थी, क्योंकि इससे दिव्य ज्ञान जल्दी खत्म हो जाता था और सिरदर्द होता था, इसलिए उसने इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मेरे पास समय होगा तो मैं एक पत्र लिखूंगा और कबीले से पूछूंगा कि एक क्यूई शोधन चौथे स्तर का शिष्य कितने गठन पैटर्न बना सकता है। झांग लैन ने मन ही मन सोचा। इस बीच एप्रिकॉट फॉरेस्ट हॉल में बूढ़े मिस्टर फैंग ने अभी अभी एक मरीज को देखना समाप्त किया था और हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। कुछ साधक अंदर आए, बूढ़े श्री फैंग को प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, कुल में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और हम विनम्रतापूर्वक बूढ़े श्री फैंग से मदद का अनुरोध करते हैं। बूढ़े श्री फैंग ने उनके द्वारा पहने गए सुनहरे धागे से कढ़ाई किए गए हल्के पीले ताओवादी वस्त्रों पर नजर डाली और पूछा, कियान परिवार के लोग? हाँ। चोट की गंभीरता क्या है? कियान परिवार के एक साधक ने बोलने से पहले झिझकते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह एक शक्तिशाली अग्नितत्व की आध्यात्मिक शक्ति के कारण हुआ है। मांस झुलस गया है, शिरोबिंदु क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सांस कमजोर हो गई है। बूढ़े मिस्टर फैंग ने भौहें चढ़ाई, क्या ये गंभीर है? कबीले के कुछ दवा विशेषज्ञों ने इलाज करने की कोशिश की, लेकिन वे आपस में ही झगड़ रहे हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि बूढ़े श्रीमान फैंग की राय ली जाए। तोंगशियान शहर में गोलियों से इलाज करने की आपकी कला वाकई बेजोड़ है। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, बूढ़े मिस्टर फैंग ने कहा। समय बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे तैयारी करने दीजिए और मैं तुरंत आ जाऊंगा। वृद्ध श्री फैंग ने सभी को, चाहे उनकी स्थिति या धन कुछ भी हो, चाहे वे स्वतंत्र साधक हो या कुल साधक, रसायन विद्या के माध्यम से उपचार प्रदान किया। जब तक उन्हें वास्तव में जरूरत होती, वह आमतौर पर मदद करते। कियान परिवार के साधकों ने एक बार फिर सम्मानपूर्वक झुककर कहा, धन्यवाद वृद्ध श्रीमान फैंग। वृद्ध श्री फैंग ने अपने साथ लाने के लिए कुछ प्रकार की स्पिरिट घास, गोलियों की कई बोतलें और कुछ गोली पुस्तिकाएं चुनी और अपने प्रशिक्षुओं को कुछ निर्देश देने के बाद वे साधकों के साथ कियान परिवार की ओर चल पड़े। कियान परिवार के पास पहुंचने पर ही उससे पता चला कि जिस व्यक्ति को उसे बचाना था वह कियान जिंग था। बूढ़े मिस्टर फैंग की भौहें तन गईं और उन्हें कुछ नाखुशी हुई। उसने कियान जिंग के व्यवहार के बारे में सुना था, अहंकार, मनमानी, धमकाने के कृत्य कम नहीं थे। लेकिन विचार करने के बाद उसे याद आया कि ये सिर्फ अफवाहें थीं, प्रत्यक्षदर्शी नहीं और जरूरी नहीं कि सच भी हो। इसके अलावा, हालांकि कियान जिंग परेशान करने वाला था, बूढ़े मिस्टर फैंग ने उसके स्वर्गीय दाव के विरुद्ध कोई क्रूर कृत्य करने के बारे में नहीं सुना था, इसलिए उसे मौत के घाट उतारना उचित नहीं था। कियान परिवार उदास और दुखी अवस्था में था, महिलाएं रो रही थीं और बुजुर्ग गंभीर दिख रहे थे। बूढ़े मिस्टर फैंग ने आह भरी। जब तक साधक अमर नहीं हो जाते तब तक वे इंसान ही हैं, और जहां मानवता है वहां जीवन के सुख दुख भी हैं। उन्होंने ऐसे दृश्य अक्सर देखे थे, लेकिन वे करुणा से भर गए और सोचा कि अगर हो सके तो उस व्यक्ति को बचाना ही बेहतर होगा। बूढ़े मिस्टर फैंग ने कियान जिन की चोटों की जांच करने के लिए प्रवेश किया, फिर कुछ अन्य गोली मास्टर्स के साथ उपचार विधियों पर चर्चा की। एक गोली मास्टर ने कहा, युवा मास्टर, कियान की चोटें बहुत गंभीर हैं,
हमें उन्हें धीरे धीरे पोषण देना चाहिए। लकड़ी की श्रृंखला की आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ साथ गोलियों का उपयोग करके धीरे धीरे भौतिक शरीर को पोषण देना चाहिए जब तक कि वह धीरे धीरे ठीक न हो जाए। एक और असहमत था, धीरे धीरे पोषण करने से कोई सच्चा इलाज नहीं मिलता। वह अग्नि तत्व की आध्यात्मिक शक्ति से घायल है, और अगर बची हुई आध्यात्मिक शक्ति शरीर के भीतर अग्निविष का रूप ले लेती है और उसे पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया जाता, तो यह उसके मेरिडियन और क्यूई सागर को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे अंतहीन परेशानियां पैदा होंगी। और आप इसे कैसे शुद्ध करेंगे? स्वर्ग युआन जल के साथ जल आत्मा गोलियों द्वारा पूरक। जल अग्नि का प्रतिकार करता है, अग्निविष को पूरी तरह से समाप्त करता है। अग्निविष के समाप्त हो जाने पर क्षतिग्रस्त शिरोबिंदु और मांस स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। पानी और आग से जवाब देना बहुत आक्रामक है। अगर आग का जहर नहीं हटाया गया तो मुझे डर है कि यंग मास्टर कियान ऐसा होने से पहले ही अपनी जान गंवा देंगे। गोली बनाने वाले विशेषज्ञ लगातार बहस करते रहे, प्रत्येक अपने अपने विचार रखते रहे, और कोई भी दूसरे को राजी नहीं कर सका। बूढ़े मिस्टर फैंग एक बार खान से और गोली बनाने वाले चुप हो गए। टोंगशियान शहर में 100 से अधिक वर्षों तक लोगों को चंगा करने और उनकी जान बचाने के बाद बूढ़े श्री फैन के पास भले ही कोई शक्ति या पद न हो, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी। टोंगशियान शहर के साधकों के, भले ही उन्हें वृद्ध श्री फैंग ने व्यक्तिगत रूप से उपचार न दिया हो, निश्चित रूप से ऐसे मित्र या परिचित जरूर थे जिन्हें उनकी सहायता से लाभ हुआ था। इसके अलावा भविष्य अप्रत्याशित है और कोई भी आश्वस्त नहीं हो सकता कि किसी दिन उन्हें वृद्ध श्री फैन की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उपस्थित गोली विशेषज्ञ बूढ़े श्री फैन के चरित्र से परिचित थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। अपने आकलन से पहले उनमें से कुछ ने मार्गदर्शन लेने के लिए विशेष रूप से बूढ़े श्री फैन से मुलाकात भी की थी। जैसे ही बूढ़े मिस्टर फैंग खान से गोली बनाने वाले मास्टरों ने बोलना बंद कर दिया और आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ खड़े होकर सुनने लगे। अग्निविष को शुद्ध करने की आवश्यकता है, बूढ़े श्री फैंग ने कहना शुरू किया, जिससे गोली मास्टर प्रसन्न हुआ, जिसने इसे हटाने की वकालत की थी। हालांकि स्वर्ग युआन जल का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये बहुत भयंकर है। बुजुर्ग जो कह रहे हैं वह सच है, गोली विशेषज्ञ ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। धीरे धीरे पोषण संभव है, लेकिन ये बहुत हल्का भी नहीं होना चाहिए, वरना यह जहर को बढ़ावा देने जैसा होगा। बूढ़े मिस्टर फैंग ने दूसरे पिल मास्टर की ओर मुड़ते हुए कहा। फिर उन्होंने कई स्पिरिट ग्रास और गोलियों की सूची दी, विशिष्ट चोटों का विश्लेषण किया, दवा का सही इस्तेमाल कैसे करें, उचित खुराक कैसे लें, और लक्षणों की गंभीरता के अनुसार गोलियों की मात्रा कैसे समायोजित करें, ये समझाया। अंत में बूढ़े श्री फैंग ने कहा, गोलियों की कला में आपसी आदान प्रदान और चर्चा की आवश्यकता होती है। अपने विचार रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को जिद्दी नहीं होना चाहिए और दूसरों के विचारों को स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए। गोली बनाने वाले विशेषज्ञों ने सहमति में सिर हिलाया। बोलने के बाद बूढ़े मिस्टर फैंग एक तरफ बैठ गए और चाय पीने लगे। अन्य गोली विशेषज्ञों ने आपस में शांतिपूर्वक विचार विमर्श किया। उनके पास उपचार के लिए दिशा निर्देश थे, लेकिन कौन सी विशिष्ट गोलियां प्रयोग की जाए, कौन सी औषधि परिष्कृत की जाए, इस पर आगे विचार विमर्श की आवश्यकता थी, तथा इसका समाधान तत्काल नहीं हो सका। बूढ़े मिस्टर फैंग ने अपनी चाय पी और अचानक पूछा, वैसे कियान जिंग इतनी बुरी तरह घायल क्यों है? कुछ पिल मास्टर्स ने अपनी बातचीत रोक दी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आखिरकार यह कोई सुखद विषय नहीं था, खासकर जब वे कियान परिवार के घर पर थे और इस पर बात करना अपमानजनक माना जा सकता था। पिल मास्टर्स में से एक ने कियान परिवार के किसी भी सदस्य को आसपास न देखकर फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि यंग मास्टर कियान अपनी शक्ति का उपयोग करके दूसरों को धमका रहा था, लेकिन अंत में उसे ही हार का सामना करना पड़ा। बूढ़े श्री फैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा नहीं था कि उसे किसी और ने पीटा था, एक अन्य पिल मास्टर ने कहा। बात यह थी कि वह किसी को मारने के लिए एक नए सीखे हुए मंत्र का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसके कौशल को परिष्कृत नहीं किया गया था, मंत्र उल्टा पड़ गया और इस तरह उसका अंत इस तरह हुआ। बकवास, किसी जादू के उल्टा असर से ऐसी हालत नहीं होगी, एक और पिल मास्टर ने आपत्ति जताई। उल्टा जादू करने से लगी चोटें अंदर से बाहर की ओर प्रकट होती हैं, उसकी चोटें स्पष्ट रूप से बाहर से अंदर की ओर हैं। बिल्कुल, वह निश्चित रूप से अग्नि प्रकार के मंत्रों का उपयोग करके किए गए एक गुप्त हमले से घायल हो गया था। क्या मंत्रों को गाढ़ा होने में समय नहीं लगता? कुछ पल ही काफी होते हैं चकमा देने के लिए। युवा मास्टर कियान कोई मूर्ख तो नहीं है जो बस खड़ा रहेगा और मार खाएगा, है ना? तुम्हें कैसे पता कि वह मूर्ख नहीं है?
शायद वह लापरवाह था और बच नहीं पाया। आप में से कोई भी सही नहीं है। यह अग्नि प्रकार का रून रहा होगा, और वह भी महंगा, एकल उपयोग वाला। गोली मास्टर अपनी गपशप में मग्न थे। अगर विषय ये होता कि गोलियों से लोगों को कैसे ठीक किया जाए, तो उन्हें अपना दिमाग खपाना पड़ता, गहराई से सोचना पड़ता, जो वाकई एक बहुत ही थका देने वाला काम होता। लेकिन गपशप करने से उन्हें और भी ज्यादा उत्साह मिलता। बूढ़े मिस्टर फैन कुछ अवाक रह गए, फिर उन्होंने दोबारा पूछा, वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी को धमकाने के लिए कर रहा था। वह कौन था? लगता है वो किसी बच्चे को धमका रहा था। एक बदमिजाज साधक इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और मदद के लिए आगे आया। दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और देखते ही देखते बवाल मच गया। हालांकि आजकल दुनिया के नैतिक स्तर गिर रहे हैं, फिर भी ऐसे साधक हैं जो सही काम करने की हिम्मत रखते हैं। बूढ़े मिस्टर फैन के मन में एक अंदाज था, और धीरे धीरे उनका चेहरा ठंडा होता गया। क्या तुम जानते हो कि वह बच्चा कौन है? इस बारे में मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। मैंने सिर्फ इतना सुना है कि जिसने लड़ाई में मदद की थी, वह मास्टर चेन की रिफाइनरी शॉप का एक प्रशिक्षु है, और जिस बच्चे को धमकाया गया था, उसका उपनाम मो लगता है। बूढ़े मिस्टर फैंग ने अपना चाय का कप नीचे रखा, खड़े हुए और आस्तीने झटकते हुए चले गए। बूढ़े मिस्टर फैंग। कई पिल मास्टर जल्दी से उठे और उनके पीछे भागे। ये देखकर कियान परिवार के सदस्य भी जल्दी से उसके पीछे चले गए, और उत्सुकता से पूछा, बुजुर्ग सज्जन, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस जा रहा हूँ। युवा स्वामी गंभीर रूप से घायल है और उसे ठीक करने के लिए आप पर निर्भर है। मैं ठीक नहीं होऊंगा, बूढ़े मिस्टर फैंग ने निर्णायक रूप से घोषणा की। यह है आप। कई कियान परिवार के शिष्य असमंजस में थे। कियान परिवार के एक बुजुर्ग, जिनकी आभा और झुर्रियां गहरी थीं, ने बूढ़े मिस्टर फैंग का रास्ता रोका। बूढ़े मिस्टर फैंग, कृपया लौट आइए। एक बार जब आप युवा गुरु को ठीक कर देंगे, तो परिवार का मुखिया आपको धोखा नहीं देगा। वह फाउंडेशन स्थापना चरण में एक कल्टीवेटर थे। पिल मास्टर्स अंदर से हैरान थे और एक दूसरे को अनिश्चितता से देख रहे थे। बूढ़े मिस्टर फैंग ने कियान परिवार के बुजुर्ग की ओर देखा। क्या आप मुझे अपना काम करने का निर्देश दे रहे हैं? मेरी हिम्मत नहीं होगी। मैं तो बस आपसे युवा स्वामी को बचाने के लिए कह रहा हूं, कियान परिवार के बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा। बूढ़े मिस्टर फैंग ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, मैंने जिंदगी भर लोगों को बचाने के लिए कीमिया और दवा का अभ्यास किया है, पाप करने के लिए नहीं। तुम्हारा युवा गुरु कैसा इंसान है? क्या वह मेरे द्वारा बचाए जाने लायक है? कियान परिवार के बुजुर्ग अवाक रह गए, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि युवा स्वामी किस तरह के व्यक्ति थे, और वह ये भी जानते थे कि बूढ़े श्री फैंग पूरी कहानी जानने के बाद निश्चित रूप से उन्हें ठीक करने से इनकार कर देंगे। बूढ़े मिस्टर फैंग का चेहरा पानी की तरह कठोर था। क्या आप मुझे जाने देंगे या नहीं? कियान परिवार के बुजुर्ग के पास नींव स्थापना चरण की साधना थी, लेकिन क्यूई शोधन के 9वें स्तर के साधक वृद्ध श्री फैंग की तीखी नजरों का सामना करते हुए उन्हें अकारण ही थोड़ा अपराधबोध हुआ। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद वे चुपचाप एक तरफ हट गए। बूढ़े मिस्टर फैंग ने अपनी आस्तीनें हिलाईं और कियान परिवार की जागीर छोड़कर चले गए। ये देखकर कुछ पिल मास्टर्स ने भी मौके का फायदा उठाकर खुद को माफ कर लिया। जो कियान परिवार को नाराज नहीं कर सकते थे, वे दांत पीसते हुए वहीं रुक गए। कियान परिवार के एक शिष्य ने एल्डर से कहा, एल्डर, आपने ओल्ड मिस्टर फैंग को क्यों नहीं रोका? कियान परिवार के बुजुर्ग ने उससे घूरा और गुस्से से कहा, मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? उसने सालों पहले मेरे पिता की जान बचाई थी। मैं उसे रोकने का मुंह कहाँ से ढूंढूंगा? उसने मुझे डांटा नहीं, ये तो मुझे मुंह दिखा ही रहा है। दिन में झांग लैन से बातचीत करने के बाद मो हुआ ने पूरा दिन श्री जुआंग द्वारा दिए गए 1000 संरचनाओं के संग्रह पर ध्यान केंद्रित किया। उसे कई उपयोगी संरचनाएं मिली और उसने अगले कुछ दिनों में उनका अध्ययन करने की योजना बनाई। सीखने के बाद वह कुछ प्रतियां बनाकर अपने साथ ले जाता, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल कर सके। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखना मूर्खतापूर्ण है, लेकिन हमें हमेशा उनसे बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए। मो हुआ के आत्म सुरक्षा के साधन उस समय बहुत सीमित थे। केवल संरचनाओं पर निर्भर रहना स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। कियान जिन वाली घटना मो हुआ के लिए एक चेतावनी थी। ताओवादी दरबार के नियमों के बावजूद सभी साधक उनका पालन नहीं कर सकते। स्वर्गीय ताओ साधकों को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन वध और शक्ति हमेशा से अभिन्न साथी रहे हैं। स्वयं एक साधक होने के नाते शरीर साधक युद्ध कलाओं से मृत्यु तक लड़ते हैं, जबकि आध्यात्मिक साधक मंत्रों से जीवन का दावा करते हैं।
अगर उन्हें कुछ भी नहीं पता होता तो वे खतरनाक ताव साधना जगत में अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह पाते। बेशक मोहुआ स्वयं को पूरी तरह से एक फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए समर्पित कर सकता था, एक सुरक्षित स्थान ढूंढ सकता था जहां वह न तो राक्षस जानवरों से लड़ेगा और न ही अन्य साधकों के साथ संघर्ष करेगा, केवल संरचनाओं का अध्ययन करने और उसके बाद शांतिपूर्वक रहने पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन अंततः अपना जीवन दूसरों की दया पर छोड़ देना कभी भी अच्छा विकल्प नहीं होता। आखिरकार मोहुआ को ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि भविष्य में उसका सामना किसी ऐसे साधक से हो सकता है जो उस पर जानलेवा हमला करने की नीयत रखता हो। अगर कोई साधक उसे निशाना बनाए और उसके पास अपनी सुरक्षा का कोई उपाय न हो तो उसके पास अपनी नियति स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो फिर वह अपनी रक्षा कैसे कर सकता था? मोहुआ ने इस प्रश्न पर मन ही मन विचार किया। इस जीवन में शरीर साधना का प्रश्न ही नहीं उठता था, असंभव था। मोहुआ के शरीर के साथ शरीर परिशोधन का अभ्यास करना और ताओ साधना मार्शल आर्ट सीखना, नजदीकी मुकाबले में शामिल होना, स्वयं को मौत के घाट उतारने से अलग नहीं होगा। इससे केवल आध्यात्मिक साधक बनने का मार्ग ही शेष रह गया। लेकिन इस तरह के काम के लिए मोहुआ की प्रतिभा भी विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं थी। उसकी आध्यात्मिक जड़ को तो बस औसत ही माना जा सकता था। उसका क्यों सागर आध्यात्मिक शक्ति का प्रचुर भंडार नहीं रख सकता था, और जिस साधना तकनीक का वह अभ्यास करता था त्यान्यान जुए, उससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता था। इसका अर्थ था कि उसी लोक के साधकों की तुलना में उसकी आध्यात्मिक शक्ति कुछ हद तक अपर्याप्त होगी। ये समान योग्यता वाले साधकों की तुलना में था। बाय ज़िशेंग और बाय ज़िक्सी जैसे प्रतिभाशाली साधकों की तुलना में मोहुआ की आध्यात्मिक शक्ति को तुच्छ भी कहा जा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा सीधे मंत्रों की क्षमता से जुड़ी हुई थी। छोड़ो, क्यूई शोधन के 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद इस बारे में बात करेंगे। मैं अभी कोई मंत्र नहीं सीख सकता, मोहुआ ने आह भरी। क्यूई शोधन के 5वें स्तर पर पहुंचने पर शारीरिक साधक शारीरिक मार्शल आर्ट सीख सकते थे और आध्यात्मिक साधक मंत्र सीख सकते थे, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति अपेक्षाकृत प्रचुर होती थी, जो आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने और ताओवादी कौशल का उपयोग करने का आधार प्रदान करती थी। जब तक कोई ची शोधन के 6ठे स्तर तक पहुंचता तब तक कई साधकों को खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता था। तब तक सीखना शुरू करने में देर हो चुकी मानी जाती थी। इस पर विचार करते हुए फिलहाल वह केवल संरचनाओं पर ही भरोसा कर सकते थे। मोहुआ ने पुनः आह भरी और गंभीरतापूर्वक अपने चेतना सागर में प्रवेश किया तथा ताओवादी स्तंभ पर कुछ नई संरचनाओं का अभ्यास किया। मोशान, जो पूरे दिन बाहर रहे थे, भी घर लौट आए थे। मैंने सब जगह पूछताछ की है, हुआ ने कुछ भी गलत नहीं किया। कियान परिवार का कियान जिंग जानबूझकर मुसीबत मोल लेना चाहता था। उसने मोहुआ पर भी डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन शुक्र है कि दाजू और बाकी लोगों ने बीच बचाव कर दिया और मामला बिना किसी घटना के सुलझ गया। लियू रुहुआ ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर अपनी चिंता व्यक्त की। कियान परिवार हुआर के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा, है ना? मोशान ने ठंडी सांस ली। उनकी हिम्मत कैसे हुई? कियान परिवार भले ही ताकतवर हो, लेकिन हम राक्षस शिकारी, जो राक्षस जानवरों से अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं और तलवार की धार का स्वाद चखते हैं, कमजोर नहीं है। जब तक कोई फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर आगे नहीं आता, अगर वे हम पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो वे बिना किसी नुकसान के नहीं जाएंगे। जब मोशान ने बात की तो उसके पूरे अस्तित्व में एक क्रूरता थी, एक आभा जो राक्षस जानवरों से लड़ने के वर्षों से बनी थी, जो काफी डरावनी थी। लियू रुहुआ ने अपने पति को ऐसे भाव कम ही देखे थे। घर पर मोशान हमेशा सौम्य और विचारशील रहते थे। अपने पति का हाथ पकड़कर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या होगा अगर कियान परिवार सचमुच एक नींव निर्माण साधक भेज दे? मोशान ने सिर हिलाया, ऐसा नहीं होगा। कियान परिवार में फाउंडेशन बिल्डिंग एल्डर्स हैं और हम मॉन्स्टर हंटर्स भी। अगर फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स इसमें शामिल हो गए तो मामला बिगड़ जाएगा और कोई भी पक्ष बिना नुकसान के नहीं बचेगा। क्या तुमने एल्डर को इसके बारे में बताया? हाँ, मैंने किया। शुरू में मैं कियान परिवार को मुश्किल में डालना चाहता था। तोनशियान शहर में तो मुश्किल है, लेकिन इन पहाड़ों में हम मॉन्स्टर हंटर्स ही सब कुछ तय करते हैं। उन्हें तकलीफ देना आसान होता, लेकिन एल्डर नहीं माने। मोशान ने कराहते हुए कहा, उसकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। क्या एल्डर ने आप सभी से समग्र स्थिति को ध्यान में रखने के लिए कहा है? नहीं, मोशान ने हिचकिचाते हुए कहा। बुजुर्ग ने कहा है कि अभी झगड़ा करने का कोई बहाना नहीं है। कोई बहाना नहीं? लियू रुहुआ हैरान दिखी।
मो शान ने फुसफुसाते हुए कहा। बुजुर्ग ने कहा, कियान जिंग ने मोहुआ को परेशान किया, लेकिन मोहुआ अभी भी जीवित और स्वस्थ घूम रहा है, जबकि कियान जिंग खुद गंभीर रूप से घायल हो गया, विकृत हो गया। इन परिस्थितियों में परेशानी पैदा करने का बहाना ढूंढना कठिन है। लियू रुहुआ पहली बार ऐसे एल्डर से मिलते हुए ये पूछने से खुद को नहीं रोक सके, क्या होगा अगर कोई बहाना हो। अगर कोई बहाना होता तो हम नैतिक रूप से उच्च स्थान पर होते। हम उपद्रव शुरू कर सकते थे और फिर उनसे स्पिरिट स्टोन से मुआवजा ले सकते थे। राक्षस शिकार दल हाल ही में बहुत तंगी में है, स्पिरिट स्टोन्स बांटने में असमर्थ है। एल्डर काफी चिंतित है और अगर कोई बहाना होता तो वह अब तक मुआवजे के लिए दबाव बना चुका होता। लियू रुहुआ, चिंता मत करो, हालांकि मोहुआ शारीरिक रूप से कमजोर है और मॉन्स्टर हंटर नहीं बन सकता, फिर भी उसे मॉन्स्टर हंटर्स का हिस्सा माना जाता है। ऐसी परिस्थितियों में एल्डर यूं ही चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे, वरना अगर हम इन कुलों को आदतन हमें धमकाने देंगे तो हम बेचारे मॉन्स्टर हंटर्स जिंदा नहीं बच पाएंगे, मोशान ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया। freewebnovel.com। आश्वस्त होकर लियू रुहुआ ने उत्सुकता से पूछा, आपने कहा था कि कियान जिंग गंभीर रूप से घायल हो गया था। कियान परिवार के नौकरों और पहरेदारों के होते हुए वह कैसे घायल हो सकता है। मो शान की अभिव्यक्ति रहस्यमय हो गई, अनुमान लगाओ। लियू रुहुआ ने अपनी कोमल आंखों से अपने पति को घूरा और थोड़ा सोचने के बाद कहा, क्या ये दाजू और अन्य लोगों ने किया था। मो शान ने अपना सिर हिलाया। तो फिर क्या आसपास अन्य मॉन्स्टर हंटर्स भी थे जिन्होंने मदद की। ये भी सही नहीं है। कुछ और गलत अनुमान लगाने के बाद लियू रुहुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं समझ नहीं पा रही हूं। हो सकता है कि उसे चोट पहुंचाने वाला हुआर न हो। मो शान ने भौहें उठाई, आपने सही अनुमान लगाया, ये हुआर था। लियू रुहुआ का मुंह सदमे से खुला रह गया, ऐसा नहीं हो सकता, हुआर की उम्र कितनी है। उसकी साधना इतनी कम है, वह कियान जिन को इतनी बुरी तरह घायल कैसे छोड़ सकता है। मो शान ने उलझन भरी आवाज में कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। तार्किक रूप से ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन सच तो यह है कि इसके गवाह मौजूद थे। उस दिन जब हुआर को कियान जिन ने बंधक बना रखा था और वह आजाद हुआ, हुआर ने कियान जिन की आंखों में आध्यात्मिक स्याही छिड़क दी। फिर उसने एक फॉर्मेशन बना हुआ कागज का टुकड़ा कियान जिन की छाती में ठूंस दिया। उसी समय उसने एक स्पिरिट स्टोन को कुचल दिया। कियान जिन को लात मारने के बाद हुआर ही उड़कर जमीन पर गिर पड़ा, और जब फॉर्मेशन फटा तो कियान जिन उड़ गया। लियू रुहुआ ने हक्की बक्की होकर सुना, फिर अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए बोली, हुआर को वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ। मो शान भी हंसे, उससे कुछ ऊपरी चोटें आईं, लगता है खुद गिरने से, और गर्दन पर हल्की सी चोट भी। बूढ़े मिस्टर फैंग ने कुछ दवा लगाई और उसकी हालत पहले से बेहतर हो रही थी। कियान जिन की तुलना में जो कोयले की तरह दिखने लगा था, ये वाकई कोई नुकसान नहीं था। क्या किसी और को इस घटना के बारे में पता है? बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर इसके बारे में बात भी की जाए तो कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। हुआर आखिरकार छोटा है, और क्यूई शोधन की केवल चौथी परत के साथ न तो हम माता पिता और न ही कोई और इस पर विश्वास करेगा। लियू रुहुआ ने सिर हिलाया, ये तो अच्छा ही है, कियान परिवार हुआर को कोई परेशानी नहीं देगा, लेकिन हमें इसके लिए दाजू और बच्चों का शुक्रिया अदा करना होगा, वरना हुआर को बहुत नुकसान हो सकता था। लियू रुहुआ को यह सोचकर डर लगा। हाँ, हमें कल मास्टर चेन और अन्य लोगों को देने के लिए कुछ तैयार करना चाहिए। ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, मो शान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मॉन्स्टर हंटिंग टीम के भाइयों से कह दिया है कि जब भी मौका मिले नजर रखें। अगर किसी ने फिर से हुआर को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे पछताने पर मजबूर कर दूंगा। मो शान ने लियू रुहुआ को अपनी बाहों में